हेलो मेरे भाई लोग, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग हमेशा की तरह शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है ना बॉस? बहुत बढ़िया। क्योंकि सर हमारा वन शॉट रिवीजन की ये जो सीरीज है 11th कॉमर्स की वन शॉट रिवीजन की जो सीरीज है वो अब लगभग खत्म होने को आई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे एसपी के चारों चैप्टर्स हो गए सर, हमारे ओसीएम के तीनों चैप्टर्स हो गए हैं, बस एक लास्ट चैप्टर बचा है। ये ओसीएम के तुम्हारे सिलेबस में से मैं मानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 चैप्टर नंबर 4। ठीक है। हाँ, अब कई कॉलेजेस में ना जो टर्म एंड की एग्जाम है उस सिलेबस के लिए ये चैप्टर 4 का आधा ही पार्ट है। ठीक है, 4.4 तक होगा, 4.2 तक होगा, 4.5 तक होगा, कॉलेज वाइज ये अलग अलग है। और कई सारे कॉलेजेस में पूरा चैप्टर नंबर 4 ही हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इसमें से कुछ भी। सर ऐसे क्यों? क्योंकि चैप्टर 4 बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तुम अगर देखो ना तो इसमें सारे ही फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर के सारे ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सब कुछ दिया है। ठीक है, उनके फीचर्स, उनके मेरिट्स, उनके डिमेरिट्स, सब कुछ, उनके टाइप्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। इसीलिए ना चैप्टर का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए एग्जाम में जनरली चैप्टर को डिवाइड करते हैं। लेकिन अपन रिवाइज करते वक्त क्या करेंगे? अपन रिवाइज करते वक्त पूरा ही चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा, पक्का पक्का। चलो, तो फिर ये चैप्टर नंबर 4 अगर अपना हो जाए तो ओसीएम में भी हमें कोई नहीं रोक सकता 60 प्लस जाने के लिए 80 में से। और बचे हुए 20 तो तुम घर पे जो मेहनत करोगे उससे तो आ ही जाएंगे, है कि नहीं बेटा? पक्का पक्का। तो मैंने कहा है मिलके करेंगे, इसका मतलब है मिलके करना। ठीक है मुन्ने, चलो वेरी गुड, शुरू करेंगे ओसीएम का चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका वन शॉट रिवीजन। ध्यान दो, क्या बोला है? चैप्टर का नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। सर अब 1 क्यों बोला है? ये क्योंकि ये चैप्टर के ना दो पार्ट है, उसी में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। तो 1 में क्या है? प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस, और 2 में क्या है सर? पब्लिक सेक्टर वाले। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। अभी अपने सिलेबस में टर्म एंड की एग्जाम तक सिर्फ चैप्टर 4 ही है, तो यही करेंगे अपन। ठीक है, चलो ध्यान दे। सो इसमें दिया है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या सर? ऐसे बिजनेसेस, ऐसे एंटिटीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे आपके जैसे ना प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते रहे, ओन्ड, मैनेज्ड एंड रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वो बिजनेसेस को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दो, मीनिंग क्या है? Private sector includes individual owned businesses and corporate entities या enterprises. It is owned and managed by private entities, not by the government. सर गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, हमारे आपके जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स इसे ओन करते हैं, मैनेज करते हैं और रन करते हैं। समझ गया क्या? आगे, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। These enterprises are in private hands. The ownership may be by an individual, family, पार्टनरशिप और शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये नाम देख लो, इंडिविजुअल, फैमिली, पार्टनरशिप, शेयर होल्डर्स। इसी के ऊपर इसी के ऊपर बेस्ड है तुम्हारे टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप, याद आ रहा है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनी। ये 5 के बारे में हमें सीखना है, बस चैप्टर खत्म। ठीक है बेटा, चलो आगे। इट इज मैनेज आइदर बाय ओनर्स देमसेल्व्स और प्रोफेशनल मैनेजर्स। तो सर मैनेजमेंट कौन देखता है? या तो ओनर खुद देखेगा या तो किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को हायर करेगा ना बिजनेस को मैनेज करने के लिए। सिंपल सी बात है। आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर? ये प्राइवेट इनिशिएटिव के थ्रू शुरू होते हैं, मतलब स्टार्टेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव होता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। ये पब्लिक सेक्टर का काम हो सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स किस लिए काम करता है? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इज द सो प्रॉफिट मोटिव इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। आगे, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग एज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज लेस। सर यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, या हुआ तो बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए यहाँ पे डिसीजंस लेने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अपन अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, आगे, मॉडर्न रोल। अब इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना ये बिजनेसेस का काम है क्या? नहीं सर। तो इसके अलावा क्या है? देखो, today's private sector corporate units not only focus on profit but also on expansion and consolidation, social responsibilities, social welfare and awareness. सर ये भी इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के। समझ में आएगा बेटा? पक्का पक्का, क्लियर है? आगे चलो, अब ना पहले इसके बारे में समझेंगे और फिर उसके बाद हम इसके टाइप के बारे में समझेंगे सीधा। ध्यान, मीनिंग क्या है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का? मीनिंग, द प्राइवेट सेक्टर, ये तुम्हारे आंसर में आना चाहिए। जब भी प्राइवेट सेक्टर के बारे में कोई भी सवाल आएगा या टाइप पूछेंगे तो ऊपर पहले मीनिंग लिखने का प्राइवेट सेक्टर का, वो ये है। ठीक है, सो द प्राइवेट सेक्टर इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी which is owned and run by individuals or group of individuals with the motive of earning profit. सर इकोनॉमी का ऐसा पार्ट है, इकोनॉमी के ऐसे एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशंस है जो ओन, मैनेज और रन बाय
इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। मतलब इन्हें ओन करने का, ओनरशिप, मैनेजमेंट और इन्हें एडमिनिस्टर करने का काम, रन करने का काम कौन करते हैं? इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। समझ में आया क्या हमने? पक्का पक्का। आगे, और किस चीज के लिए इनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। आगे, सो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। पहला है सोल प्रोप्राइटर, अकेला है। उसके बाद एक व्यक्ति ऐड हो गया, दो पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद सर अब दो आए हैं तो फैमिली बनेगी, इसीलिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सर ज्वाइंट हिंदू फैमिली, फैमिली में लोग कैसे रहते हैं? एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। और सर इन्होंने मिलकर अगर कोई बहुत बड़ा धमाकेदार बिजनेस किया तो बन जाएगी कंपनी। इस तरीके से 5 टाइप्स याद रखो, ठीक है। पक्का पक्का। कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये 5 चीजें हैं बस। समझे क्या मुन्ने? पक्का, गुड। आगे, सो इंपॉर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी। सर ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में? रैपिड ग्रोथ ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हो रही है प्राइवेट सेक्टर की वजह से। प्राइवेट कंपनीज डोमिनेट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा रोल है हमारे प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। आगे, मेन ग्रोथ ड्राइवर्स। तो सर प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो मेन ग्रोथ कर रहे हैं इकोनॉमी की? कौन से हैं? ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, एग्रो फूड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ये सारे बिजनेसेस है, ये सारे सेक्टर्स है जो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, सो सबसे पहला कौन है प्राइवेट सेक्टर में? अब यहाँ से एक्चुअल तुम्हारा चैप्टर शुरू हो रहा है। सबसे पहला कौन है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल मतलब अकेला, सिंगल, और अब सिंगल इकड़े 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 भाई, उसका मैरिटल स्टेटस नहीं पूछ रहे, ठीक है, उसका रिलेशनशिप स्टेटस नहीं पूछ रहे, ये सिंगल है कि मिंगल्ड है, ऐसे नहीं है वो। समझ में आया क्या? सिंगल मतलब अकेला व्यक्ति, ठीक है। एक तजीब सदाशिव, दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, ध्यान दो। सो सोल मींस सिंगल, अकेला, एंड प्रोप्राइटरशिप मींस ओनरशिप। समझ में आया क्या? सो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या? अकेला ओनर, ठीक है। एक तजीब सदाशिव, शेर अकेला आएगा जंगल में घूमेगा, ठीक है, ध्यान दो। सो अ सोल प्रोप्राइटरशिप मींस बिजनेस ओन एंड मैनेज्ड बाय वन इंडिविजुअल ओनली। सर एक व्यक्ति है, वो ही ओनर है, वो ही मैनेज कर रहा है बिजनेस को, उसे बोलते हैं अपन सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स क्या इसके? कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट दोनों भी फीचर किसमें है? दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। आगे, द सोल ट्रेडर इज एन इंडिपेंडेंट ओनर विद कंप्लीट कंट्रोल। सर ये इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र ओनर होता है, ठीक है, इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। समझे क्या? इसका खुद का फुल कंट्रोल होता है उसके बिजनेस पे। आगे, द प्रोप्राइटर एंजॉयज ऑल प्रॉफिट्स एंड बियर्स ऑल लॉसेस। तो सर अकेला व्यक्ति है तो सारा प्रॉफिट इसे किसी के साथ शेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं, जो भी प्रॉफिट हुआ इसका, जो भी लॉस हुआ यही बेयर करेगा। समझ में आया मुझे? पक्का। आगे एग्जांपल देखो क्या क्या है? ग्रोसरी शॉप, ब्यूटी पार्लर, गिफ्ट शॉप एक्सेट्रा। चलो, मीनिंग क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का? मीनिंग, अ बिजनेस where one individual invests his own capital, uses his own skills, manages affairs, enjoys profits and bears losses alone। important है सर, एक ऐसा बिजनेस जहां पे एक ही इंडिविजुअल खुद ही अपना कैपिटल लेके आएगा, खुद ही अपना स्किल यूज करेगा, खुद ही जो भी प्रॉफिट हुआ है वो खुद ही कमाएगा, जो भी लॉस हुआ है वो खुद ही बेयर करेगा, सारा मैनेजमेंट खुद ही देखेगा अकेले, उसे अपन क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप, कुछ भी बोलो। आगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको और प्यार से घर पे क्या बुलाते हैं? और अलग अलग नाम होते हैं ना भाई, हर एक व्यक्ति के 4-5 नाम होते हैं, दोस्तों का अलग, घर का अलग, स्कूल का अलग, कॉलेज का अलग, हर एक जगह पे। तो वैसे ही सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अलग अलग नाम क्या है? प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप और सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ये इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। चलो डेफिनेशंस। डेफिनेशन में प्रोफेसर जे हेंसन और प्रोफेसर जेम्स लुंडी, ये दोनों के डेफिनेशन है, ठीक है, ध्यान दो क्या क्या बोलते हैं। जेम्स हेंसन क्या बोलते हैं? वन मैन बिजनेस वेयर वन पर्सन प्रोवाइड्स कैपिटल, बेयर रिस्क एंड एंजॉयज ओनरशिप। कितनी सिंपल डेफिनेशन बोली है? इट इज ए वन मैन बिजनेस। सर एक व्यक्ति का बिजनेस है जहां पे वो एक ही व्यक्ति, वन पर्सन, कैपिटल भी लेके आएगा, प्रोवाइड्स कैपिटल, सारे रिस्क खुद बेयर करेगा, बेयर रिस्क एंड एंजॉयज ओनरशिप, और ओनरशिप के राइट्स भी खुद ही एंजॉय करेगा। समझ में आएगा मैंने? पक्का पक्का। आगे दूसरा, प्रोफेसर जेम्स लुंडी का डेफिनेशन क्या बोलता है?
इट इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन। कौन सा अच्छा लगा? जाहिर सी बात है प्रोफेसर जेम्स लुंडी का। ठीक है, नाम रखने के लिए भी थोड़ा सा क्रिस्पी है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऐसा कभी नाम सुना नहीं ना, प्रोफेसर जेम्स लुंडी। ठीक है, हाँ, तो ये नाम अपने दिमाग में डाल लो और इनका डेफिनेशन भी डाल लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन करो, मैं रिकमेंड करता हूँ ये आसान है इसलिए ये करना। और आप कोई से रिकमेंड करते हैं आसान वाला, अरे तो उससे क्या हुआ भाई, डेफिनेशन तो दोनों दिए है ना, डेफिनेशन दोनों भी दिए ना, तो उसमें से तुम्हारा काम आसान हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, सो एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन। समझ में आया क्या सर? ये एक इनफॉर्मल टाइप का बिजनेस है, जहाँ पे इनफॉर्मल टाइप क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे सारे लोग इन्वॉल्व है ही नहीं ना, अकेला व्यक्ति है, इसीलिए। समझ में आया? और ओनरशिप उसी के पास। पक्का पक्का क्लियर है? आगे, फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या क्या सॉरी क्या क्या फीचर्स है सोल ट्रेडिंग कंसर्न के? पहला, ऑब्वियस सी बात है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो इंडिविजुअल ओनरशिप होगी, अकेला व्यक्ति ओनर होगा इसका। सो ओनली वन ओनर इन्वेस्ट ऑल कैपिटल, ओन्स ऑल एसेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइबिलिटीज। सर एक अकेला व्यक्ति है तो फायदा भी इसी का, नुकसान भी इसी का, एसेट्स भी इसके, लाइबिलिटीज भी इसके, कैपिटल भी इसका, सब कुछ यही करेगा, दूसरा कोई नहीं है। समझ में आया क्या? बिजनेस का सर्वस्व वो सोल ट्रेडर होता है, वो मालिक होता है। समझ में आया बेटा? पक्का, गुड। सेकेंड, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। सर अकेला है ना तो बैठ के खुद ही खाएगा, तो प्रॉफिट भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, और प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा है तो रिस्क शेयर करने के लिए भी कोई नहीं आएगा, जो भी है सब मेरा है। समझ में आया क्या? अकेले का। ठीक है, सो ही एंजॉयज ऑल प्रॉफिट्स एंड बियर्स ऑल रिस्क्स अलोन। सर अकेला होता है बेचारा हमेशा, हर एक सिचुएशन में। ठीक है, सेकंड सॉरी थर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सर सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये ना एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। सर सारे बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, अरे लेकिन मुन्ने यहाँ पे तू अकेला काम कर रहा है। ठीक है, तो खुद ही खुद के लिए ही काम करना, खुद ही खुद को ही पैसे देना, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ध्यान दो। सो इट इज द बेस्ट फॉर्म फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुटेबल फॉर अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स विद स्मॉल कैपिटल। सर कोई व्यक्ति है अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कैपिटल है, तो वो खुद का कोई एक बिजनेस खुद के दम पे शुरू कर सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, लोकल मार्केट ऑपरेशंस, एलएमओ। क्या बोलते हैं इसको अपन? एलएमओ, लोकल मार्केट ऑपरेशंस। लोकल मार्केट ऑपरेशन मतलब आज तक कभी ऐसा सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटर देखा है क्या? तुम्हारे गली नुक्कड़ चौराहे पे कोई ऐसी ग्रोसरी शॉप देखी क्या कि बॉस जो लंदन में सामान बेचता हो? देखा है कभी? अरे लंदन छोड़ो, ऐसा देखा है जो कभी पंजाब में सामान बेच रहा है, ऐसा देखा है कभी जो बंबई में सामान बेच रहा है, मुंबई में, सॉरी। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता, नेवर। क्यों? सर लोकल मार्केट है, इसके पास कैपिटल कम है, इसका स्कोप कम है, इसके पास हो सकता है स्किल कम है, हो सकता है इसके पास वर्कफोर्स ही नहीं है, तो कितना बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा ना कोई व्यक्ति। एक्सेप्शनल केस है जिसने ऐसे ग्रो किया हुआ है, जनरली इनके लोकल मार्केट ऑपरेशन ही होते हैं, लोकल ही उसी मार्केट में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, so he operates in local markets due to limited capital and managerial ability। समझे क्या? आगे, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। सर हमने एसपी में देखा है, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, कि कंपनी का ना सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, मतलब लॉ इसको एक पर्सन के नजरिए से देखता है। लॉ मानता है कि कंपनी कंपनी नहीं है, ये एक पर्सन है, तू तू जानता नहीं है लेकिन तू है, जैसे लॉ बोलता है। ठीक है, किसको? कंपनी को। लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न को बोलता है क्या? नहीं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को क्या बोलता है भाई? गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या बोलता है? गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब क्या सर? सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल ट्रेडर दोनों एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई सेपरेट लीगल स्टेटस तेरे बिजनेस का नहीं है। तू मतलब तेरा बिजनेस मतलब तू, समझे? सो सोल ट्रेडर एंड बिजनेस आर कंसिडर्ड सेम इन लॉ, आर कंसिडर्ड सेम इन लॉ। समझे? वो होता है ना कि दो दिल एक जान, ठीक है, या टू बॉडीज वन सोल, वो जो प्रिंसिपल है ना, वो मूवीज में देखते, तुम टीवी पे देखते, वो यहाँ पे अप्लाई कर दे, ये है वो। ठीक है, हाँ भाई, बिजनेस अलग मैं अलग दिखने के लिए हम दोनों एक ही है। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। आगे नेक्स्ट, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। उसके बाद क्या बेटा? मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट के पास टाइम है इतना कि वो एक सोल ट्रेडर के पीछे हाथ धो के भागे? ठीक है, वो बेचारा अपनी दुकान खोल के उसे साफ करके वहां पे गुड़ बेचने का काम कर रहा है, वहां पे सिंग भुजिया बेचने का काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट के पास टाइम है उसके पीछे हाथ धो के पड़े 2 रुपए के चॉकलेट के लिए? अरे नहीं रे बेटा, तो गवर्नमेंट इन पे ज्यादा रेगुलेशन नहीं लगाएगा। गवर्नमेंट किस पे रेगुलेशन लगाएगा? कंपनी पे लगाएगा।
समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का ध्यान दो। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। यह बेचारा खुद का पैसा लेके खुद ही बिजनेस कर रहा है, डूबा तो खुद डूबेगा, बढ़ा तो खुद बढ़ेगा, गवर्नमेंट को क्या लेना है? समझे क्या? सो नो स्पेशल एक्ट गवर्न्स सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सर सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी कोई कंपलसरी नहीं है, ओनली टैक्स एंड लेबर लॉज अप्लाई। सिर्फ टैक्स लॉज एप्लीकेबल है कि भाई तूने पैसा कमाया तो टैक्स भरना पड़ेगा, और लेबर लॉज में तेरे यहाँ पे 14 साल के नीचे लोग काम नहीं करने चाहिए। ये लेबर लॉ का एक प्रिंसिपल है, ये बेसिक रूल है, ठीक है? कई जगह पे लिखा होता है आमच्या इथे 14 वर्षाखालील मुलांकडून कोणतेही काम करून घेतलं जात नाही, ठीक है? ऐसे कुछ तो लिखा रहता है। समझ में आया क्या? ये क्यों लिखा होता है? क्यों? क्योंकि लेबर लॉज का रूल है। समझ में आया क्या बेटा? पक्का पक्का। आगे नेक्स्ट, उसके बाद हाँ, ये सर एक फीचर है लेकिन ये बहुत भयंकर है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हमने ऊपर देखा ना, एक दिल दो सॉरी हाँ एक क्या, दो दिल एक जान, सॉरी सॉरी, दो दिल एक जान। मतलब क्या, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल ट्रेडर दोनों भी एक ही है, एक ही है, तो ये बोलता है भाई फिर भुगत अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब क्या? मतलब अगर तेरे बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाए तेरे लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, तो क्रेडिटर्स तेरे घर पे आके तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करके ले जा सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ, मतलब तेरे बिजनेस के डेट्स पे ऑफ करने में तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी कुर्बान करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। समझ में आया क्या? हमने पक्का ध्यान दो। सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस प्रॉपर्टी इफ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट, पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ डेट्स। समझ में आया क्या? हमने पक्का। आगे नेक्स्ट, ये हो गए सर फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। उसके बाद मेरिट्स। अब मेरिट्स में फीचर्स के ही कुछ पार्ट आएंगे, आगे देखोगे डीमेरिट्स, उसमें फीचर्स के ही कुछ पार्ट आएंगे, ठीक है? लॉजिकल है एकदम, ध्यान दो, बस अच्छे से ध्यान देना। चलो फीचर्स कितने हैं? 7 फीचर्स है। कौन से हैं? पहला इंडिविजुअल ओनरशिप, दूसरा नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, तीसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पॉइंट नंबर 4 लोकल मार्केट ऑपरेशंस, पॉइंट नंबर 5 नो सेपरेट लीगल स्टेटस, पॉइंट नंबर 6 मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, पॉइंट नंबर 7 अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है क्या? आगे मेरिट्स क्या क्या है देखो। पहला इजी फॉर्मेशन। सर फॉर्म करने के लिए बहुत इजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इसका है ही नहीं, ठीक है? सो वेरी सिंपल टू एस्टेब्लिश, requires minimum legal formalities, hence quick and convenient to start। गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत कम है ना, कोई लॉज, बहुत ज्यादा लॉज एप्लीकेबल इस पे है नहीं, ठीक है? करके क्या करना पड़ेगा भाई, तुझे शॉप एक्ट लेना पड़ेगा या फिर किसी FSSAI वगैरह वगैरह, ये स्पेसिफिक लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे अगर तू स्पेसिफिक बिजनेस कर रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा झंझटमारी होती नहीं है, ठीक है? इसीलिए शुरू करना इजी होता है अदर कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ बिजनेसेस। दूसरा क्विक डिसीजंस। सर कोई व्यक्ति है क्या, किसी का इंटरफेरेंस है क्या? नहीं, एकता जीव सदाशिव है ना, ठीक है? तो जब चाहे तब जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। समझ में आया ना? फ्लेक्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग में। तो सोल ट्रेडर इज द ओनली डिसीजन मेकर, ये अकेला डिसीजन मेकर है। सो ही कैन टेक फास्ट एंड इंडिपेंडेंट डिसीजंस ऑफ्टन लीडिंग टू मोर प्रॉफिट, जिससे ये फायदे में भी जा सकता है और नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो उसका अकेले का होगा। तो डिसीजन क्विकली ले सकता है, ये फायदा है, ठीक है? नेक्स्ट मैक्सिमम सीक्रेसी। मैक्सिमम सीक्रेसी क्या पॉइंट है बेटा? क्या कि बॉस मेरा बिजनेस है, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है मेरे ही पास है, मैंने खुद को ही बताया, इसे लीक होने का कोई चांस है क्या? नहीं, कोई व्यक्ति ही नहीं है लीक करने के लिए, ठीक है? सो नो नीड टू पब्लिश अकाउंट्स। और दूसरी बात, जैसे बड़े बड़े बिजनेस है ना, तुम्हारा कंपनी है मान लो, ठीक है? लॉ ने बोला है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए उनका पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है, ये व्यक्ति खुद का पैसा यूज कर रहा है, तो क्या करेगा? पब्लिश अकाउंट्स, कोई जरूरत नहीं है। सो प्लान्स एंड बिजनेस सीक्रेट्स रिमेन कॉन्फिडेंशियल विद द ओनर, तो इसकी इंफॉर्मेशन सारी कॉन्फिडेंशियल रहेगी, सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। आगे डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन क्या है कि बॉस मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं सोया तो बिजनेस भी सोया। समझे क्या? ये डायरेक्ट मोटिवेशन है काम करने का, कि मुझे अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बात खत्म, ठीक है? सो देयर इज डायरेक्ट मोटिवेशन दैट ओनर एंजॉयज एंटायर प्रॉफिट, दिस गिव्स हिम डायरेक्ट मोटिवेशन टू वर्क हार्डर एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। आगे पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी। सोल ट्रेडर कैन क्विकली मेक चेंजेस इन पॉलिसीज, प्रोडक्ट लाइन और एक्सपेंशन, ही कैन अडॉप्ट बिजनेस एज पर चेंजिंग सिचुएशंस। बस फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। क्यों ज्यादा है? क्योंकि बाकी कोई लोग ही नहीं है जिन्हें पूछ के इसे डिसीजन लेना पड़े, जिन्हें कुछ भी जिनसे कुछ भी अप्रूवल लेना पड़े, कुछ भी शेयर करना पड़े, कोई है ही नहीं, अकेला है। तो मार्केट की कंडीशंस चेंज हो गए, ये खुद को अपने खुद को उस हिसाब से एकदम अच्छा फटक से चेंज कर सकता है।
समझ में आया क्या? पक्का पक्का। सो चेंजिंग सिचुएशंस के हिसाब से ये फ्लेक्सिबल रहेगा, खुद को अडेप्ट कर सकता है, बिजनेस को अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट। सर खर्चा भी कम है, क्यों? एज सोल मैनेजर ही कंट्रोल्स एक्सपेंसेस एंड अवॉइड्स वेस्टेज, दिस रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अकेला व्यक्ति है, काम करने के लिए कोई है नहीं, ठीक है, तो बहुत बड़ी लेवल पे इसका बिजनेस भी है नहीं, तो खर्चे बहुत कम रहेंगे इसके। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन मतलब बिजनेस को रन करने का खर्चा इसका कम है, ठीक है, क्योंकि खुद ही सब कर रहा है। समझे क्या? नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी। ही वर्क्स सिंसियरली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम, मटेरियल एंड एफर्ट्स, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। इसको पहले से पता है कि बॉस मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास रिसोर्सेस कम है, मेरे पास टाइम भी ऐसा है ना कि अगर मैं वेस्ट करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कम मिलेगा, तो ये कोई भी चीज बिना वेस्ट किए उसे यूज करना चाहता है, इससे उसके काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। समझ में आया क्या? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। समझे बेटा? पक्का पक्का। दीज आर द मेरिट्स। नाउ व्हाट आर डीमेरिट्स? पहला, डीमेरिट्स का पहला पॉइंट क्या है? सर लिमिटेड कैपिटल। ये सारे मेरिट्स देखने के बावजूद एक बात है कि सर अकेला व्यक्ति है तो उसका कैपिटल बेस बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा। क्या क्या कर सकता है भाई? घर से उठा के लाया, बैंक से उठाया, दोस्तों से उठाए, रिलेटिव से उठाए, सब जगह से ट्राई कर लिया, लेकिन कैपिटल का स्कोप लिमिटेड ही रहेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि शेयर करने के लिए कोई है नहीं, कंट्रीब्यूट करने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, अकेला है। ठीक है, सो बीइंग अ सिंगल ओनर, कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड, he can depend only on friends, relatives और banks, difficult to expand businesses। और ये सारे सोर्सेज से लिमिटेड फंड्स मिलेंगे, जिससे उसका बिजनेस एक स्पेसिफिक लिमिट तक एक्सपांड हो सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। समझ में आएगा बेटा? पक्का। सेकंड, दूसरा, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। चल अकेला व्यक्ति है ना, जरूरी नहीं है कि वो एमबीए करके आया है, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा ओसीएम पढ़ के आया है, मैनेजमेंट पढ़ के आया है, जरूरी नहीं है कि कॉमर्स बैकग्राउंड का ही हो, ठीक है, तो उसके पास मैनेजरियल स्किल होगा ही, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है सर, वो किसी भी बैकग्राउंड का हो सकता है। ठीक है, ध्यान दो आगे। So sole trader may not have expert knowledge or experience. Limited funds restrict hiring professional staff. सर फंड्स भी लिमिटेड है तो वो प्रोफेशनल स्टाफ को हायर भी नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? तो मैनेजरियल स्किल इसके पास बहुत ज्यादा है नहीं, अपना खुद का ही दिमाग इस्तेमाल करके बिजनेस करेगा। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये ऊपर भी देखा था, यहाँ पे भी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सबको पता है ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि इसके बिजनेस के एसेट्स अगर कम पड़ जाए तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है बिजनेस के लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, सो नो सेपरेशन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस एसेट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ बिजनेस डेट्स। आगे, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। सर इसकी इसका और एक डिमेरिट क्या है? इसकी ना बिजनेस की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। क्यों स्टेबिलिटी नहीं होती? मान लो अगर ये बीमार पड़ गया, मान लो अगर ये पागल हो गया, मान लो अगर ये मर गया, तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं, बिजनेस उस दिन से बंद, उस दिन से बिजनेस बंद। समझ में आया? ध्यान दो। सो बिजनेस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द ओनर, डेथ, इंसॉल्वेंसी और इलनेस कैन एंड द बिजनेस। समझे क्या? सर ये मर गया, ये पागल हो गया, या फिर ये इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे खत्म हो गए, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, या बीमार भी है, किसी भी सिचुएशन में बिजनेस इसको बंद ही करना पड़ेगा उतने टाइम के लिए, तो भी स्पेसिफिकली, क्योंकि बिजनेस पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे क्या मन ने? पक्का पक्का। चलो आगे, नेक्स्ट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। सर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ना स्पेशलाइजेशन कोई होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ही व्यक्ति सब कुछ संभालता है, एक ही व्यक्ति अकाउंट संभालेगा, एक ही व्यक्ति परचेस का बिजनेस के ऑपरेशंस देखेगा, एक ही व्यक्ति सब कुछ कैश का मैनेजमेंट देखेगा, तो सारे काम इसको करने पड़ते हैं, सब कुछ, मार्केटिंग भी यही करेगा, सब कुछ। ठीक है, इसीलिए किसी भी एक काम में स्पेशलाइजेशन नहीं होता, हर जगह पे थोड़ा 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 सीखता है ये व्यक्ति। ठीक है, एक्सपर्ट कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, चलो, sole trader manages all functions, buying, selling, accounting, etc. He acts as a jack of all trades, master of none। मतलब सर काम सारे करता है, एक्सपर्टीज किसी भी काम में नहीं है, इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट है डिमेरिट का, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। और सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये बिजनेस छोटी लेवल पे काम करने वालों के लिए है, लार्ज स्केल पे काम करने वालों के लिए बिजनेस नहीं है। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, ध्यान दो। Operates on small scale, mostly local markets. It is a one man show, cannot expand beyond a certain limit। एक certain limit के आगे जा ही नहीं सकता ये बिजनेस। समझ में आया क्या बेटा? पक्का पक्का, ठीक है, चलो आगे। सो यहाँ पे तुम्हारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न कंप्लीट हो चुका है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, पांचों चीजें खत्म हो चुकी है। आई होप ये क्लियर है। दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप फर्म। ध्यान दो, पार्टनरशिप
firm. Meaning, partnership is an important form of private sector organization. It arises when two or more individuals come together to run a business. सर दो या दो से ज्यादा, हाँ टू और मोर बोला है, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, कम से कम दो चाहिए, जब एक होके कोई बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे पार्टनरशिप, उसको अपन बोलेंगे पार्टनरशिप, समझे। और उन लोगों को क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, ठीक है, ध्यान दो। सो रीजन फॉर एवोल्यूशन, सर ये बिजनेस, ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों इवॉल्व हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप हैज लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल एंड मैनेजरियल एबिलिटी टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स, मोर पर्संस आर एडेड टू द बिजनेस। अभी ऊपर देखा ना अपन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, क्या सर मैनेजरियल स्किल इनके पास कम होता है, इनके पास कैपिटल कम होता है, ठीक है। तो अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो एक लिमिट के बाद मुझे इसमें लोगों को ऐड करना ही पड़ेगा, ओनर्स को ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए पार्टनरशिप इवॉल्व हुआ। फॉर्मेशन, व्हेन न्यू इंडिविजुअल्स आर एडमिटेड इनटू एन एक्जिस्टिंग बिजनेस, अ पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड। पार्टनर्स शेयर कैपिटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क एंड प्रॉफिट्स। तो सर ये भी ओनर होते हैं ना, ये भी ओनर होते हैं, तो सेम ओनर की ही तरह ये एसेट्स इनके ओनरशिप में रहेंगे, लाइबिलिटीज इनके खुद के, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके रहेंगे, प्रॉफिट जो भी हुआ ये बांटेंगे, लॉसेस जो भी हुआ ये बांटेंगे। समझ में आया बेटा, क्लियर है, पक्का पक्का, गुड। आगे चल, पार्टनरशिप का मीनिंग। अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाय टू और मोर पर्संस। सर दो या दो से ज्यादा लोग ओन करते हैं और मैनेजमेंट भी देखते हैं, ठीक है, उनके ओनरशिप में होता है और मैनेजमेंट भी देखते हैं, उसको बोलते हैं अपन पार्टनरशिप, ठीक है। आगे, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, पार्टनर्स जॉइंटली मैनेज द बिजनेस, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, स्किल एंड एफर्ट्स। सर सब कुछ दे देते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस को, कैपिटल पैसा लगाएंगे, ठीक है, अपना स्किल लगाएंगे और अपने एफर्ट्स भी लगाएंगे। स्किल कहाँ से आएगा, मन से आएगा, ब्रेन से आएगा, एफर्ट कहाँ से आएगा, बॉडी से आएगा, मतलब तन मन धन सब कुछ दे दिया बिजनेस के लिए, ठीक है। आगे, शेयरिंग ऑफ रिजल्ट, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड बियर लॉसेस ऑफ द बिजनेस कलेक्टिवली, लायबिलिटी इज शेयर्ड एंड अनलिमिटेड। सर पार्टनर्स ना प्रॉफिट्स भी शेयर करते हैं और उसी की तरह लॉसेस भी शेयर करते हैं। समझ में, लॉस शेयर करने का कंपल्सन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या बेटा, पक्का पक्का। अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तभी पार्टनरशिप का बिजनेस कहला सकता है, समझा मेरे मन में, पक्का, गुड। और इनकी लायबिलिटी कैसी होती है, शेयर्ड लायबिलिटी है, सबकी है और अनलिमिटेड भी है, सोल ट्रेडर की तरह। मतलब बिजनेस के एसेट्स अगर कम पड़ जाए लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। समझ में आएगा, बिजनेस की प्रॉपर्टी में, समझे बेटा, पक्का पक्का, गुड। डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, मैं रेकमेंड करूंगा ये डेफिनेशन लिख के आना। कौन सा ये, लीगल डेफिनेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंडियन पार्टनर, सर ये क्या है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज द एक्ट विच गवर्न्स द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज पार्टनरशिप फर्म। समझ गया क्या बेटा, पक्का पक्का। सो पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करने वाला जो एक्ट है, जो लॉ है, वो है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस लॉ के, इस एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई है, पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फर्म की नहीं, पार्टनरशिप की। क्या डेफिनेशन है, बहुत सुंदर डेफिनेशन है, ध्यान देना। इट इज द रिलेशनशिप, सॉरी, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। क्या बोला है सर, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, क्या है, रिलेशनशिप है, किनमें, बिटवीन द पर्संस, लोगों में, who have agreed to share, जिन्होंने एग्री कर रखा है, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट हुआ है, मतलब जिनका, ठीक है, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, किसी भी एक बिजनेस के, जो बिजनेस ये करेंगे उस बिजनेस का प्रॉफिट ये शेयर करेंगे। सर लॉस क्यों नहीं बोला, क्योंकि लॉस शेयर करने का कंपल्सन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट शेयर करने का कंपल्सन है, इसीलिए, ठीक है। टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, सर बिजनेस कैसा, कैरिड ऑन बाय ऑल, सब लोग मिलके चला रहे, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक दो व्यक्ति जो बाकी सबके बिहाफ पे या बिजनेस में आके काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं। समझ में आया कि बेटा, मतलब इनमें म्यूचुअल ट्रस्ट का, म्यूचुअल एजेंसी का भी रिलेशनशिप है। समझ में आया, एक दूसरे के लिए काम करना, ये भी इसमें होता है। समझे क्या बेटा, ये डेफिनेशन बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, मतलब लगभग तुम्हारे पार्टनरशिप के सारे ही फीचर्स या डेफिनेशन बता देती है, ठीक है, ध्यान दो। आगे, उसके बाद स्कॉलर डेफिनेशन क्या है, प्रोफेसर LH हैने, एक्चुअली HL हैने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेसर हैने, याद रखो, प्रोफेसर हैने क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, इन्होंने भी वही बोला, रिलेशन है एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्संस कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सर जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऊपर वही बोला ना, एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में, सेम है, कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स who have agreed to carry on lawful business in common with a view to private gain।
समझ में आया क्या? इन कॉमनली ये एक लॉफुल लीगल बिजनेस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों करेंगे? इन्हें गेन मतलब प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। समझ में आया बेटा? पक्का पक्का। ऊपर की डेफिनेशन को हैने सर ने दूसरी भाषा में लिखा है बस, समझा उनने? पक्का। चलो आगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, इसको अच्छे से करना। क्यों? क्योंकि सर एक्सप्लेन द टर्म्स में ना ये सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टर्म्स, उसमें ये सवाल पूछते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन, ध्यान दो। इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला पार्टनर। पार्टनर मतलब इंडिविजुअल मेंबर हु एंटर्स इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सर जो व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर करता है वो है पार्टनर। दूसरा पार्टनरशिप फर्म, ग्रुप ऑफ पर्संस कलेक्टिवली वर्किंग एज अ फर्म। सर जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ काम करेंगे मिलके उसे अपन बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। तीसरा फर्म नेम, जिस नाम के अंडर ये लोग काम करेंगे दैट इज फर्म नेम। सो द नेम अंडर विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन। और पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट मतलब क्या? सर ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं तुम्हारे पार्टनरशिप से रिलेटेड। सो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। समझा क्या हमने? पक्का पक्का। ये पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट किनके बीच में होता है? पार्टनर्स के बीच में। काय के लिए होता है? पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म के नेम के अंडर। समझ में आया? पक्का पक्का, गुड। सो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या है? पहला एग्रीमेंट। सर हमने डेफिनेशन में देखा वो है एग्रीड टू शेयर, मतलब इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप कर नहीं सकते। एग्रीमेंट कैसा होगा? सर आइदर इन राइटिंग और ओरली भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। सो पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन अमंग टू और मोर पर्संस टू अर्न प्रॉफिट। तो सर एग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब कुछ तो डिसाइडेड है, कुछ तो तय है लोगों के बीच में। ठीक है, आगे। अचानक से दो लोग एक हुए और बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होती, इनको डिसाइड करना पड़ेगा डेलिबरेटली कि हम पार्टनर्स हैं। समझे क्या? आगे। सो रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रेफरेबल। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? या तो ओरल या तो रिटर्न, लेकिन प्रेफरेबल कौन सा है मेरे मन में? रिटर्न एग्रीमेंट प्रेफरेबल। क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहता है, प्रूफ रहता है इसलिए। ठीक है। सेकंड, ज्वाइंट ओनरशिप। इनकी ओनरशिप कैसी रहेगी? ज्वाइंट। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स है तो मालिक है ना, सारे जितने भी है मालिक है, तो सबकी ज्वाइंट ओनरशिप रहेगी। ध्यान दो। So partnership property is jointly owned by all partners and used only for business purposes. So partnership की प्रॉपर्टी पे जॉइंट ओनरशिप होती है सबकी। ठीक है, और ये इसे पर्सनल पर्पज के लिए नहीं यूज कर सकते, बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। आगे। सर जॉइंट ओनरशिप है तो मैनेजमेंट भी जॉइंट ही होगा, जॉइंटली ही मैनेज करेंगे। समझ में आया ना? ऊपर डेफिनेशन में देखा ना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सारे मिलके करेंगे या सबके बिहाफ पे कोई तो करेगा, तो इसे जॉइंट ही बोलेंगे ना। ठीक है। सो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। सर हर एक पार्टनर का राइट है, हर एक पार्टनर कैसा भी हो उसको राइट है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। पार्टनर्स में ऑथोराइज वन और मोर पार्टनर्स टू मैनेज ऑन देयर बिहाफ। तो ऐसे हो सकता है कि 10 पार्टनर्स है तो सारे के सारे नहीं आए ना, 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं। समझे क्या? हो सकता है, या फिर 10 के 10 चला सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे। नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है कि सर इनका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इनका पर्पस लीगल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अनलॉफुल बिजनेस करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर अ लॉफुल बिजनेस ओनली, कैन नॉट एंगेज इन स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज एक्सेट्रा। ठीक है, ये बोले कि सर अपन पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे लोगों का किडनैपिंग करने के लिए, मस्त है ओमनी ले लिया। ठीक है, हाँ कुछ तो वो गोनी बोनी ले लिए लोगों के सर पे डालने के लिए, हाथ बांधने के लिए रस्सी ले लिया, यहाँ पे बांधने के लिए कपड़ा ले लिया, हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये बिजनेस कभी भी लॉफुल नहीं रहेगा, वैलिड ही नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। आगे नेक्स्ट, लाइबिलिटी कैसी होती है? लाइबिलिटी पार्टनर्स की लाइबिलिटी, अब पार्टनर्स की बिजनेस की नहीं, पार्टनरशिप के बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी? ज्वाइंट, सेवरल और अनलिमिटेड। कैसी होगी? ज्वाइंट, सेवरल और अनलिमिटेड, या फिर अनलिमिटेड, ज्वाइंट एंड सेवरल, कैसे भी बोलो। ठीक है, तो लाइबिलिटी कैसी है देखो, अनलिमिटेड भी है, ज्वाइंट भी है और सेवरल भी है। मतलब क्या सर? इनकी हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो है ही। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पता है सबको, लेकिन ज्वाइंट और सेवरल मतलब क्या? ज्वाइंट एंड सेवरल का मतलब ये होता है कि सर सब किसी भी लाइबिलिटी के लिए ना सारे ही पार्टनर्स इक्वली भी लायबल होते हैं और इंडिविजुअली भी लायबल होते हैं, इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी बनती है। मतलब किसी एक व्यक्ति से भी पूरा, कोई क्रेडिटर है वो पूरी लाइबिलिटी किसी एक व्यक्ति से, किसी एक पार्टनर से भी कंप्लीट करा सकता है, रिकवर करा सकता है। ठीक है, या फिर सबसे थोड़ा 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 करके करा सकता है। दिस इज कॉल्ड जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। ठीक है, आगे। इफ फर्म्स एसेट्स आर इनसफिशिएंट, पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे डेट्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आगे,
नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर्स 2, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 जनरल बिजनेस में, ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 7 क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ऊपर देखा था हमने क्या, एक्टिंग फॉर ऑल, सॉरी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या सर, इनमें प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, एक दूसरे के लिए काम करना। प्रिंसिपल मतलब कौन, प्रिंसिपल मतलब कौन सर, जिस व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, और एजेंट मतलब कौन, जो दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। तो पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल्स भी है, एजेंट भी है, बिजनेस के भी एजेंट है, प्रिंसिपल है कि नहीं, ठीक है, ध्यान दो। सो विद इन द फर्म पार्टनर्स आर एज प्रिंसिपल्स, पार्टनर्स एक्ट एज प्रिंसिपल्स, विद आउटसाइडर्स पार्टनर्स एक्ट एज एजेंट ऑफ द फर्म। समझ में आएगा हमने। आगे, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी पार्टनर विदाउट कंसेंट, सारे पार्टनर्स की कंसेंट लिए बिना अपने इंटरेस्ट को या अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं कर सकता दूसरे को। मतलब आज इस पार्टनरशिप में मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, हम 3 लोग पार्टनर है, मैं, मेरा भाई और मेरे भाई का दोस्त, हम तीनों पार्टनर है। मैंने अचानक से बोल दिया कि भाई कल से मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ, कल से ये मेरा दूसरा एक दोस्त है वो तुम्हारा पार्टनर है, ये नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल बाकी 2 पार्टनर्स या बाकी बचे सारे पार्टनर्स कंसेंट नहीं देते। कंसेंट मतलब एग्री नहीं करते, ठीक है, ध्यान दो। सो अ पार्टनर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, सर वैसे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर, लेकिन जहां पे अपन रहते हैं, कहाँ पे सर, महाराष्ट्र में ये कंपलसरी, और कुछ स्टेट्स में ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कब से, 9 अप्रैल 1985 से। रजिस्टर्ड फर्म्स एंजॉय मोर लीगल बेनिफिट्स, और हमेशा इट इज एडवाइजेबल कि आप आपकी फर्म को रजिस्टर ही करो, क्योंकि आपको लीगल बेनिफिट्स एंजॉय करने को मिलेंगे। समझे क्या, पक्का पक्का। आगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशो, इनका एक रेशो होता है, वो रेशो में जिसको अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं, ठीक है, या तो परसेंटेज में होगा या तो प्रोपोर्शन में होगा, उसको बोलते हैं अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। आगे, सो इफ नो एग्रीमेंट अज्यूम्ड एज इक्वल पार्टनर्स, और अगर कोई रेशो डिसाइडेड नहीं है तो पार्टनर्स का रेशो कैसे होता है, इक्वल माना जाता है, ठीक है, कोई रेशो ही नहीं है एग्रीमेंट में, तो पार्टनर्स का रेशो हमेशा कैसे होता है, हमने इक्वल माना जाता है। आगे, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप या टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर, सर पार्टनर रिजाइन कर सकता है बाय नोटिस, और उसे रिमूव भी किया जाएगा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए, मतलब वो अपनी मर्जी से भी जाएगा रिजाइन करके, या उसे निकाला भी जाएगा अगर उसने फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अब डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद हो जाना, ठीक है। सो फर्म में डिसॉल्व कैसे हो सकती है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया तो फर्म बंद होगी। दूसरा, ऑन डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ अ पार्टनर, सर कोई भी एक पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया या इंसेन हो गया, पागल हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया मतलब अभी उसके पैसे खत्म हो गए, बैंकक्रप्ट, ठीक है, तो उस केस में इंसॉल्वेंट मतलब क्या, उसके एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ लायबिलिटीज, उस केस में उसको बोलते हैं ये, और ये इंसॉल्वेंट हम नहीं बोल सकते ए इंसॉल्वेंट इधर आ, ऐसे नहीं होता, कोर्ट बोलता है इंसॉल्वेंट, तब जाके कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है। सो उस केस में तुम्हारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा अनलेस एग्रीमेंट स्टेट्स अदरवाइज, अगर एग्रीमेंट में कुछ और बोला है तो वो मानना पड़ेगा, और अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा, इफ नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस टू 1, पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर चाहिए ना, तो अगर एक ही मेंबर पे पार्टनरशिप आ गया तो बस वो पार्टनरशिप रहेगा ही कैसे, मैं खुद ही पार्टनर हूँ खुद का, ऐसे कभी होता है क्या, नहीं, फिर वो हो जाएगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो पार्टनरशिप नहीं रहेगा। समझ में आया बेटे, पक्का पक्का, क्लियर है, गुड। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सर पार्टनरशिप फर्म के मेरिट्स क्या है, पहला, इजी फॉर्मेशन, इसका भी फॉर्मेशन इजी है, सिर्फ इसको अब महाराष्ट्र में रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन कंपलसरी है क्या हर जगह पे रजिस्ट्रेशन, नहीं, और रजिस्टर भी करना पड़ता है तो प्रोसीजर बहुत भयंकर भी नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। सिंपल एंड क्विक टू फॉर्म, रिक्वायर्स मिनिमम 2 पर्संस एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कम से कम 2 लोग चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज ऑल्सो सिंपल, और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है वो भी सिंपल है, ठीक है। सेकंड मेरिट क्या है, मोर कैपिटल, सर ये एक मेरिट है क्या कि आपको कैपिटल ज्यादा मिलेगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो आपको कैपिटल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था ना, अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति ऐड होगा तो उससे भी अपन कैपिटल मंगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो ओनर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल लाना, ठीक है। सो सिंस मोर पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट, कैपिटल इज हायर देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, कंट्रीब्यूशन रेशियो इज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, और कितना कंट्रीब्यूट करेगा एग्रीमेंट के हिसाब से, जो एग्रीमेंट में बोला है वैसे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, बिजनेस सीक्रेसी, सर लोग है अपने यहाँ पे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 लोग है, 4-5-10 लोग है, ठीक है, तो जो भी है ना मेरे कनेक्शन में रहेंगे, ठीक है, सो वो रिलायबल रहेंगे, मैं रिलाय कर सकता हूँ उन पे, तो बिजनेस सीक्रेसी के चांसेस है, फिर भी है, कम है लेकिन है,
ठीक है, मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न से तो कम है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है ऐसा है क्या? नहीं, बिजनेस सीक्रेसी रहेगी। तो नो नीड टू पब्लिश अकाउंट्स, और ये भी एक पॉइंट है कि लॉ ने इनके अकाउंट्स को पब्लिश करने को नहीं बोला है, ठीक है। आगे, एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस सीक्रेट्स रिमेन प्रोटेक्टेड। आगे, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, partnership can continue even after death insolvency of a partner if the agreement provides। सर जनरली तो डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी के बाद पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है किसी भी एक पार्टनर के, लेकिन अगर आपने आपके एग्रीमेंट में ये मेंशन करके रखा है कि बॉस ऐसा कोई भी सिनेरियो हो जाए तो बचे हुए पार्टनर्स यही पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसीलिए बोला है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, ठीक है। आगे, इट रिक्वायर्स ड्राफ्टिंग ऑफ अ न्यू डीड, सिर्फ एक नया डीड आपको बनाना पड़ेगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, क्या बोला है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या सर? आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। बिजनेस कैन आल्सो बी क्लोज्ड व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तब बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं तो उन्हें मनाना इजी हो जाता है, ठीक है। उनके डिसीजंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने से अच्छा है उन्हें कन्विंस करना इजी होता है, ठीक है, कम लोग हैं। आगे, बेटर डिसीजन मेकिंग, सर जितने ज्यादा दिमाग उतने अलग अलग डिसीजंस, तो पार्टनरशिप में ना बहुत ज्यादा लोग नहीं होते तो डिसीजन मेकिंग एक लेवल पे एग्री होके सही हो सकता है। सो फ्यू पार्टनर्स, क्विक डिसीजंस, डिस्कशंस अमंग पार्टनर्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजंस कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। कभी कभी क्या होगा, सोल ट्रेडर अकेला है तो वो गलत भी सोच सकता है, गलत भी डिसीजन ले सकता है। पार्टनरशिप में क्या है, मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो मेरा पार्टनर है ना मुझे सही दिशा दिखाने के लिए, दो लोग सही सोच रहे हैं और एक गलत सोच रहे हैं तो वो दो उसको सही राह पे लेके आएंगे, समझे क्या? इससे डिस्कशन होगा और डिस्कशन से ना डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, सही होगा। आगे नेक्स्ट, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप मतलब क्या सर? हर एक पार्टनर जिस तरीके से मेहनत करेगा ना या जिस तरीके से कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उस तरीके से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, समझ में आया? तो उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। ध्यान दो, ईच पार्टनर पुट्स इन बेस्ट एफर्ट्स एंड शेयर्स रिवॉर्ड्स, एक्टिव पार्टनर्स में गेट हायर प्रॉफिट शेयर एज पर एग्रीमेंट। तो जो पार्टनर एक्टिव है, यहाँ पे डेली आके काम कर रहा है, उससे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, समझ में आया क्या? जो एग्रीमेंट में डिसाइडेड होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल, पार्टनरशिप एंजॉयज गुडविल इन द मार्केट ड्यू टू क्वालिटी सर्विस एथिक्स एंड ट्रस्ट। सर पार्टनरशिप में जब आप काम करते हैं ना तो अच्छा काम होता है, ठीक है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न से, तो आपका गुडविल मतलब मार्केट का रेपुटेशन अच्छा मेंटेन होता है। न्यू पार्टनर्स ऑफ्टन ब्रिंग गुडविल कैपिटल व्हाइल ज्वाइनिंग, तो नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है ना तो उससे कैपिटल तो मंगाती ही है लेकिन गुडविल का भी पैसा मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉस तेरे आने से पहले तक हमने जो बिजनेस किया है वो हमने मेहनत करके यहाँ तक लाया है, जो रेपुटेशन मार्केट में कमाया है तो उसका तो फायदा उठाएगा, मतलब तुझे उसके लिए कुछ लाना पड़ेगा, इसलिए गुडविल का पैसा लाया जाता है पार्टनरशिप में, समझे क्या? एंड लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन, पार्टनर्स ब्रिंग डाइवर्स स्किल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी एंड बेटर मैनेजमेंट। यहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न की तरह नहीं है अकेला व्यक्ति, यहाँ पे अलग अलग लोग हैं जिनके पास अलग अलग स्किल्स है, अलग अलग एक्सपर्टीज है, हर कोई अपनी अलग मेहनत करेगा, अलग दिमाग लगाएगा, समझे? तो स्पेशलाइजेशन हो सकता है, समझ में आया क्या? एक व्यक्ति एक पूरा डिपार्टमेंट संभालेगा, ऐसे पार्टनरशिप में हो सकता है, जरूर हो सकता है, जिससे मैनेजमेंट और एफिशिएंसी दोनों भी अच्छा हो, समझे बेटा? पक्का? दीज आर द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे क्या है? डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सर डीमेरिट्स क्या है? पहला, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। सर अगर आपने अपने पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कुछ बोला नहीं है ना, तो अगर डेथ, इंसॉल्वेंसी या कोई भी इंसेनिटी का प्रॉब्लम हुआ पार्टनर का, तो पार्टनरशिप फॉर्म आपकी बंद हो जाएगी। क्या होगी बेटा? पार्टनरशिप फॉर्म आपकी बंद हो जाएगी। पार्टनरशिप में डिसॉल्व ऑन डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ अ पार्टनर अनलेस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर कंटिन्यूएशन, समझे मुन्ने? पक्का? आगे, एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। सर लीगल स्टेटस भी नहीं होता, मतलब जैसे लॉ कंपनी को अलग पर्सन के नजरिए से देखता है वैसा नहीं देखता, यहाँ पे भी गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, समझे क्या? दो दिल एक जान। पक्का? गुड। सो पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, इन लॉ पार्टनर्स एंड फर्म आर कंसिडर्ड द सेम। आगे, डिस्प्यूट। Sir, there may be differences of opinion and it is common among partners. Frequent disputes may even cause a dissolution of firm. सर कभी ऐसे हुआ कि पार्टनर्स में बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो फर्म बंद भी हो सकती है, समझ में आया क्या? क्योंकि अकेला व्यक्ति खुद से क्या ही झगड़ेगा ना, ठीक है, लेकिन 2 4 5 6 10 व्यक्ति है तो झगड़े हो सकते हैं, चांसेस है। आगे, और नंबर 4, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर खुद के इंटरेस्ट को विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स
ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकता, समझे क्या? पक्का पक्का। सो नो पार्टनर कैन ट्रांसफर इज शेयर टू आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। सर नंबर ऑफ पार्टनर्स पे लिमिट डाला है 50, 50 से ज्यादा नहीं। तो अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, 50 से ज्यादा लोग चाहिए, तो आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना बोला है? 50 एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इट रेस्ट्रिक्ट्स कैपिटल रेजिंग एंड मैनेजमेंट कैपेसिटी। समझ में आया क्या? पक्का पक्का 100% गुड। आगे, ये एक्चुअली कंपनी एक्ट ने बोला है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बोला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। आगे क्या है? डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, मतलब क्या सर? पार्टनर को एडमिट करते टाइम, नया कोई पार्टनर आ रहा है ना, तब बाकी पार्टनर हो सकता है कि हेजिटेट करे। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट का शेयर कम नहीं कराना चाहते। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली उनका शेयर बटेगा ना, उनका प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा। पहले 2 पार्टनर थे तो 50-50 शेयर कर रहे थे, अब और एक पार्टनर ऐड हुआ हो गया तो 1/3 ही मिलेगा हर किसी को। समझ में आ रहा है क्या? सो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अफेक्ट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में रेजिस्ट एडमिशन ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट। और एक बात है कि नया व्यक्ति आएगा, उस पर भरोसा नहीं है हमारा। ठीक है, सो हम हेजिटेट कर सकते हैं नए पार्टनर को एडमिट कराने में, तो ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है पार्टनरशिप की। आगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर ये तो है ही, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। मतलब क्या? बिजनेस के एसेट्स अगर सफिशिएंट नहीं लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। समझ में आया? सो partners personal property can be used if firm's assets are insufficient to pay off creditors. आगे, risk of implied authority. A partner may misuse authority by taking loans or signing agreements without consent, harming the firm. सर implied authority है, एक दूसरे में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो कोई पार्ट हो सकता है किसी पार्टनर ने लोन लिया बाकी पार्टनर्स के नाम पे, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, और वो भाग गया। समझे? तो जो क्रेडिटर्स है, जो बैंक है, वो बाकी पार्टनर्स को पकड़ सकती है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप। ठीक है, आगे नेक्स्ट। सर कैपिटल इनका लिमिटेड रहेगा। मतलब लिमिटेड कैसे? सर ऊपर तो बोला था ज्यादा कैपिटल रहेगा। अरे भाई, लेकिन ज्यादा करके कितना रहेगा? मान लो 4 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर लाके कितना कैपिटल ला सकते हैं? हर किसी ने ट्राई कर लिया, खुद के घर से पैसे लाया, फ्रेंड से लाया, रिलेटिव से लाया, बैंक से लाया, सब कुछ किया। अगर इसके भी आगे बिजनेस बढ़ाना है तो नहीं सर, आपके ऊपर लिमिट रहेगा। ठीक है, सो capital is lower compared to joint stock companies, restricts growth and expansion of the business। तो कंपनी की तरह तो आप पक्का पक्का काम नहीं कर सकते उस लेवल पे। ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। सर ऊपर बोला सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो क्या सच में सीक्रेसी मेंटेन रहेगी? एक साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति उतना रिलायबल रहेगा क्या? नहीं हो सकता, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सो some partners may leak confidential business information to competitors for personal gain। ठीक है, हो सकता है फितूरी, ये तो अपने खून में बहुत साल से है। ठीक है, इतिहास बताता है फितूरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो ही सकता है। समझे क्या? पक्का पक्का क्लियर है सबको? ठीक है, तो दिस वर द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ पार्टनर। अरे चलो, ठीक है, कौन से पार्टनर है? पहला एक्टिव पार्टनर, जिसको बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। ठीक है, ही टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डे टू डे मैनेजमेंट। सर ये डे टू डे मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे आके काम करता है। ही एक्ट्स एज अ मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, एडवाइजर, कंट्रोलर। ये सारे ये अकेला व्यक्ति कर सकता है। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर्स प्रॉफिट्स और लॉसेस, हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर ये कैपिटल भी लाएगा, प्रॉफिट लॉसेस भी शेयर करेगा, और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी। सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव पार्टनर है, यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो इसको सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ही मे रिसीव एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फॉर सर्विसेज। और सर ये अगर यहाँ पे आके काम कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा का बेनिफिट या एक्स्ट्रा का रेम्यूनरेशन या एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकता है। समझ में आया क्या? पक्का पक्का गुड। दूसरा है डोरमेंट पार्टनर, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। सर ये सोता है क्या हमेशा? नहीं रहे, बस ये एक्टिव नहीं होता, ये कभी तो भी बिजनेस में आएगा, कभी तो भी। ठीक है, सो ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। समझे क्या? सर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ करेगा, प्रॉफिट लॉसेस शेयर करेगा, हाँ करेगा, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। पार्टिसिपेशन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सो ही इज लायबल फॉर फर्म्स डेट्स लाइक अदर पार्टनर्स। लायबिलिटीज की सेम रहेगी, अनलिमिटेड। आगे नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम का पार्टनर, सिर्फ नाम का पार्टनर। नॉमिनल मतलब नाम का पार्टनर, मतलब ही लेंड्स
only his name to the firm, he does not invest capital or share profit. सर ये ना प्रॉफिट लॉसेस शेयर करेगा ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, सिर्फ अपना नाम प्रोवाइड करेगा फर्म को, ठीक है, ये ले भाई मेरा नाम यूज कर ले, मेरे नाम पे तू बिजनेस कर, मैं फेमस व्यक्ति है तो तेरा बिजनेस का फायदा होगा। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। ही हेल्प्स फर्म गेन क्रेडिट और ट्रस्ट इन द मार्केट। ये क्यों नाम दे रहा है? क्योंकि फर्म को मार्केट में क्रेडिट अपना बढ़ाना है, ट्रस्ट बढ़ाना है, इसीलिए। He is liable to third parties who gave credit due to his name. सर इसकी कोई लाइबिलिटी वैसे तो नहीं होती, लेकिन इसके नाम पे रिलाय करके किसी ने अगर फर्म को क्रेडिट या लोन दिया है तो उस केस में इसकी लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने तो गुड फेथ में काम किया है ना इसके नाम पे। समझ में आएगा बेटा? पक्का पक्का। आगे पॉइंट नंबर या टाइप नंबर 4 है सीक्रेट पार्टनर। सर ये पार्टनर है लेकिन दुनिया को पता नहीं है, ये चुपके चुपके काम करता है, ठीक है, पर्दे के पीछे से, वो होता है सीक्रेट पार्टनर। मेंबरशिप या पार्टनरशिप इज हिडन फ्रॉम आउटसाइडर्स, ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर प्रॉफिट्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सब कुछ सेम है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, लॉसेस भी शेयर करेगा, प्रॉफिट भी शेयर करेगा, सब कुछ, लेकिन दुनिया से चुपके। सो ही मे टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में पार्ट भी ले सकता है, पर दुनिया को नहीं बताएगा कि मैं पार्टनर है, ठीक है। जनरली ये पॉलिटिशियंस वगैरह लोग होते हैं ना, वो इस तरीके के पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में, ठीक है। आगे सर माइनर एज ए पार्टनर, माइनर मतलब कौन? जो 18 साल के एज के नीचे का व्यक्ति है उसको बोलते हैं माइनर। माइनर मतलब छोटा नहीं, ऐसा माइनर, वो वाला माइनर नहीं, ठीक है। एज जिसने 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है, दैट इज माइनर। सो अ माइनर मतलब बिलो 18 इयर्स कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, और पार्टनरशिप के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए माइनर खुद पार्टनर नहीं बन सकता। बट ही मे बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। वो खुद पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो बेनिफिट्स में उसे अपन ऐड कर सकते हैं, पार्टनरशिप के जो भी बेनिफिट्स है उसमें उस व्यक्ति को अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे ही शेयर्स प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर करेगा बट नॉट पर्सनली लायबल फॉर लॉसेस। ये प्रॉफिट तो शेयर करेगा सर, लेकिन लॉसेस के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा, ठीक है। आगे ऑन अटेनिंग 18 इयर्स ऑफ एज ही मस्ट डिसाइड टू कंटिन्यू और लिव विथ पब्लिक नोटिस। और जब 18 साल का कंप्लीट हो जाए तो इसे ऑप्शन दिया जाएगा कि बस तुझे पार्टनर बनना है या ये पार्टनरशिप के बेनिफिट से बाहर निकलना है, ठीक है। तो इसके पास ऑप्शन रहेगा, इसको बताना पड़ता है 6 महीने के अंदर अंदर कि बस मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, कंटिन्यू करना चाहता हूँ, या फिर मैं फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। समझे क्या मैंने? पक्का। आगे नेक्स्ट टाइप है पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स। सर ये सबसे ज्यादा वो दोस्त होते हैं ना जो पहले बोलते हैं कि भाई मैं तेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त है, मैं तेरा भाई है, मैं तेरी जान है, मैं तेरा सगा है, और जब दोस्त को 4 लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, दोस्त के मार खाने का टाइम आ रहा है, तो ये जाके पेड़ के पीछे छुपेंगे और बाद में आके बोलेंगे अरे 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 मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा तो फोन देख स्विच ऑफ था, मुझे तो पता ही नहीं तू मार खा रहा है, ठीक है। ये वो वाले दोस्त है। मतलब क्या? देखो, एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली बट नॉट लॉसेस। सर जब मार खाने का टाइम आया, लॉस खाने का टाइम आया, तब ये साथ में नहीं है, ये बोलेगा कि मैं, हाँ हम साथ में पार्टी करेंगे भाई, हाँ 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 पार्टी करेंगे, लेकिन मार तो अकेला खाएगा। समझे क्या? मतलब सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस शेयर नहीं करते। समझ में आएगा? आगे ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल मे नॉट मैनेज बिजनेस। सर कैपिटल तो इससे लेंगे, बात तो पक्की है, दोस्ती करनी है तो कैपिटल लेके आ, समझे, पर बिजनेस में इसका मैनेजमेंट का पार्ट होगा क्या? नहीं होगा, या हो भी सकता है लेकिन जनरली नहीं होता है, ठीक है। स्टिल लायबल फॉर फर्म्स डेट्स। तो हम पागल थोड़ी है, हमें पता है कौन दोस्त कैसा है, तो इसकी लाइबिलिटी तो बनी रहेगी, लायबल तो इसको भी करेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है। आगे सब पार्टनर मतलब क्या? शेयर्स ओन प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म विद आउटसाइडर। सर मैंने मेरे प्रॉफिट में से किसी व्यक्ति को प्रॉफिट का शेयर दिया है तो वो बन गया सब पार्टनर, मैं पार्टनर वो सब पार्टनर, ठीक है। आगे ही इज नॉट अ पार्टनर इन रियलिटी एंड कैनॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज वन। ये एक्चुअली कोई पार्टनर नहीं है और खुद को पार्टनर बोल भी नहीं सकता, बस मेरे प्रॉफिट के हिस्से में से वो प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है। समझ में आएगा? इसलिए इसको बोला है सब पार्टनर, नॉट एक्चुअल पार्टनर, ठीक है बेटा, पक्का। आगे नेक्स्ट पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी। सर पार्टनरशिप फर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक हमने ऊपर देखा फीचर कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन कोई पार्टनर, ये वो मार ना खाने वाला दोस्त है ना, उसके जैसा ही है, ठीक है, जो मुसीबत के टाइम पे भाग जाए, वो होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ये पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? ये पहले से ही बता के रखता है, वो तो भी टाइम पे भाग जाएगा या छुपा रहेगा, ये एकदम क्लियर कट है पहले से। ये बोलेगा भाई तेरे उल्टे उल्टे झमेले में मैं साथ नहीं रहेगा, ठीक है, कभी तेरा मार खाने का टाइम आएगा, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ तेरे साथ हूं, बस हूं,
समझे क्या? मतलब क्या, इसकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी। ये पहले ही बोल के रखेगा, मैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी, जितना शेयर मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है, उतनी ही मेरी लाइबिलिटी। समझे क्या? ध्यान दो। सो एग्जिस्ट इन लिमिटेड पार्टनरशिप, लाइबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड टू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, कैपिटल जितना है, कंट्रीब्यूशन जितना है, उतनी ही इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। सो जनरली डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट, तो इसका मैनेजमेंट में कोई एक्टिव पार्ट नहीं होता, ये बस पैसा कमाने के लिए पार्टनर है, ठीक है। आगे तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कम ही होगा ऑब्वियसली। आगे और लास्ट वन है कॉजी पार्टनर या कॉजा पार्टनर, ठीक है, कोजी नहीं, कोजी नहीं, कॉजी पार्टनर, ठीक है, या कॉजा पार्टनर इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो कॉजी पार्टनर क्या करता है? रिटायर्ड पार्टनर who leaves his capital in the firm, सर जो एक्चुअली पार्टनर तो नहीं है लेकिन पार्टनर की तरह बिहेव कर रहा है, पार्टनर रिटायर हो चुका है, फर्म से बाहर जा चुका है, लेकिन उसने अपना कैपिटल फर्म के साथ छोड़ा हुआ है, बहुत दरिया दिल व्यक्ति है, ठीक है। तो ये बोलता है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मतलब मैं तो रिटायर हो रहा हूँ लेकिन मेरा कैपिटल में नहीं लेके जा रहा, तू बिजनेस के लिए यूज कर, टेंशन मत ले, मैं हूँ, ठीक है। आगे सो ही does not manage but share profits or receives interest on capital, लेकिन सर ये थोड़ा सा चतरा व्यक्ति है, तो ये चतरेगिरी क्या करता है, भाई मैंने कैपिटल छोड़ा है ना, तो तू एक काम करना, अरे ऐसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे भी दे दे, और अगर प्रॉफिट नहीं देना चाहता तो जो कैपिटल मेरा यूज कर रहा है ना उस पर इंटरेस्ट ही दे दे भाई, क्या ही फर्क पड़ता है, अगर बैंक से लेता तो इंटरेस्ट देना पड़ता ना, तो ऐसा समझ कि मैं बैंक है, अभी मैं पार्टनर नहीं है ना, तो मेरा पैसा यूज कर, उस पर इंटरेस्ट दे दे, प्रॉफिट दे दे। समझ में आएगा बेटा? पक्का पक्का। ही इज स्टिल लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म, वही फर्म वाले लोग भी चतरे हैं, फिर फर्म वाले लोग बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ये ले प्रॉफिट ये ले इंटरेस्ट, लेकिन लाइबिलिटी तो तेरी बनी रहेगी, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट खा रहा है ना बैठ के, तो लाइबिलिटी में भी तेरा हिस्सा हो। समझे क्या भाई? पक्का पक्का। ये हमने पार्टनर्स के 9 टाइप्स देखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा? पक्का पक्का ध्यान दो एक बार, क्या क्या टाइप्स है पार्टनर्स के। सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर, सबसे पहला क्या है बेटा? एक्टिव पार्टनर, मतलब जिसको वर्किंग पार्टनर बोलते हैं। दूसरा है डोरमेंट पार्टनर, जिसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। तीसरा है नॉमिनल पार्टनर। फोर्थ है सीक्रेट पार्टनर। फिफ्थ है माइनर एज अ पार्टनर, जो पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड किया जा सकता है। सिक्स्थ है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। सेवेंथ है सब पार्टनर। एट्थ है पार्टनर विथ लाइबिलिटी एंड नाइन्थ है क्वाजी पार्टनर। क्या ये बात पक्की पक्की क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे वेरी गुड। नेक्स्ट सर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनर के तो टाइप देख लिए, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के भी कोई टाइप्स है क्या? हाँ जी है, दो कैटेगरीज है, एक है जनरल पार्टनरशिप और दूसरी है एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अब जनरल में भी कुछ क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ध्यान दें। जनरल पार्टनरशिप मतलब क्या? सर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर बनी हुई है वो है जनरल पार्टनरशिप। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो अभी अपन ने ऊपर देखा नॉर्मली कि इक्वल राइट्स होते हैं सबके और लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट इसको गवर्न करता है। इसमें भी कुछ टाइप्स है, एक है पार्टनरशिप एट विल और दूसरी है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पार्टनरशिप एट विल मतलब चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। क्या बोला? चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। पार्टनरशिप एट विल मतलब सर हमारी इच्छा से हम चलेंगे, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूं, हमें जब तक लगता है, जब तक है जान तब तक हम पार्टनरशिप करेंगे, उसके बाद बंद, ठीक है। और पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड मतलब सर स्पेसिफिक पीरियड हमने डिसाइड कर रखा है, स्पेसिफिक पीरियड हमने डिसाइड कर रखा है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, उतने टाइम के लिए पार्टनरशिप करेंगे, वो पीरियड खत्म हो गया, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, खत्म, ठीक है। ध्यान दो। सो पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? नो फिक्स्ड पीरियड, कोई फिक्स पीरियड नहीं है, कैन बी डिसॉल्व्ड एनी टाइम व्हेन पार्टनर गिव नोटिस, जब पार्टनर को लगा तब डिसॉल्व हो सकती है। पर्टिकुलर पीरियड वाली पार्टनरशिप मतलब क्या? formed for a fixed duration, example 6 month 1 year etc, dissolves automatically after expiry of such period। क्लियर है मेरे मन में? पक्का। आगे तीसरा है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। क्या है? पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर मतलब क्या? सर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, एक स्पेसिफिक असाइनमेंट के लिए हमारी पार्टनरशिप है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, टास्क खत्म, पार्टनरशिप खत्म, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। समझे क्या? सो इट इज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, सीजनल बिजनेस एक्सेट्रा, इट डिसॉल्व्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। समझ में आया? पक्का पक्का। सो ये था पहली कैटेगरी जनरल पार्टनरशिप। दूसरी कैटेगरी है एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसे गवर्न करने वाला एक्ट है एलएलपी एक्ट, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इट प्रोवाइड्स लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर wrongful acts of others,
अदर्स और फर्म्स डेट्स, मतलब क्या सर यहाँ पे ना है तो पार्टनरशिप ही, लेकिन कंपनी का एक फीचर लिया है इन्होंने, कौन सा, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला। कौन सा फीचर लिया है हमने, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला। समझ रहे हैं क्या, पक्का पक्का। यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है कैसी, लिमिटेड। क्लियर है बेटा, 100% गुड। इट इज गवर्न बाय LLP एक्ट 2008। आगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, इसमें दो तरीके के पार्टनर्स होते हैं, एक होते हैं जनरल पार्टनर, दूसरे होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब क्या, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हर एक LLP में चाहिए, जो सारे फॉर्मेलिटीज, सारे लीगल प्रोसेसेस जो करेंगे, जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बाकी नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, सो डेजिग्नेटेड मतलब मिनिमम 2, कम से कम 2 तो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए चाहिए। वन मस्ट बी इंडियन रेजिडेंट, जिसमें से ये 2 में से कम एक भारत का रेजिडेंट चाहिए। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कम से कम 2 चाहिए, इनमें से कम एक भारत का रेजिडेंट चाहिए। और जनरल पार्टनर्स क्या बोला है, ऑल अदर पार्टनर्स अपार्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड वंस। तो जो डेजिग्नेटेड है उनको छोड़ के बाकी सारे पार्टनर जनरल पार्टनर्स होते हैं LLP में। ठीक है, आगे सर यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे चल नेक्स्ट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस JHFB, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है सर, सर पहली बात हम हिंदू फैमिली है, ठीक है, और हमारा परंपरागत कोई बिजनेस चलते हुए आ रहा है, जिसको अपन बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पूरी फैमिली, इस यहाँ पे बाहर के लोग अलाउड नहीं होते, फैमिली के ही लोग इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो हेड होता है सीनियर मोस्ट मेंबर, उसको बोलते हैं कर्ता, बाकी लोगों को बोलते हैं को पार्टनर्स। कर्ते की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये बातें क्लियर कर लो। ठीक है बेटा, ध्यान। इट इज द यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये सिर्फ भारत में है, विच इज ओरिजिनेटेड अंडर हिंदू लॉ के अंडर है। ठीक है, बाकी के नेम्स क्या है इसके, सर इसको HUF भी बोलते हैं, हिंदू डिवाइडेड फैमिली, या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म JHFF भी बोलते हैं। लीगल रिकॉग्निशन क्या है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर, सर रिकॉग्निशन कहाँ से मिला इसको, हिंदू सक्सेशन एक्ट से मिला है। फैमिली बेस्ड, ये फैमिली बेस्ड बिजनेस है, सो बाय बर्थ आप इसके मेंबर बन सकते हो, बाय डेथ आपकी मेंबरशिप खत्म हो सकती है। ठीक है, पक्का पक्का। सो मेंबरशिप इज एक्वायर्ड बाय बर्थ नॉट बाय एग्रीमेंट, पार्टनरशिप की तरह एग्रीमेंट करके आप इसके मेंबर नहीं बन सकते। आगे ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, बिजनेस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द हिंदू फैमिली। वो फैमिली के मेंबर जो है ना वही इसे ओन करेंगे, उनकी ओनरशिप रहेगी, उनका मैनेजमेंट रहेगी। समझे क्या, सो देखो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या HUF। सर इसके ना देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब ऐसे मान लो कि 2 कैटेगरीज है भारत में, ये पुराने जमाने का है। ठीक है, तो इसीलिए ना इसके 2 कैटेगरीज है, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक है मितक्षरा स्कूल और दूसरा है दया भागा स्कूल। ठीक है, मितक्षरा स्कूल क्या बोलता है, ओनली मेल मेंबर्स, क्या बोलता है, ओनली मेल मेंबर्स कैन इनहेरिट फैमिली बिजनेस। सर फैमिली बिजनेस में से इनहेरिट जो करेंगे ना वो सिर्फ मेल मेंबर्स ही कर सकते हैं, फीमेल मेंबर्स नहीं कर सकते। सन्स, ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स बिकम जॉइंट ओनर्स, मतलब बेटा, ठीक है, पोता और परपोता, ये जो लोग हैं ये इसके मेंबर्स बन सकते हैं, जॉइंट ओनर्स बनेंगे। ठीक है, मतलब मैं, सुनो, मैं, मेरे पापा, मेरे दादाजी, ठीक है, और मेरा बेटा, सारे लोग। ठीक है, जो भी व्यक्ति आ रहा है ना वो यहाँ पे जॉइंट ओनर बनेगा। आगे सन गेट्स इक्वल राइट्स विद फादर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मितक्षरा स्कूल बोलता है कि जितना राइट प्रॉपर्टी में राइट जितना फादर का है उतना ही बेटे का रहेगा। राइट टू डिमांड डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, बेटे को प्रॉपर्टी में डिवीजन मांगने का भी राइट होता है मितक्षरा के अकॉर्डिंगली। एंड इट इज पॉपुलर इन इंडिया एक्सेप्ट, सर पूरे भारत में पॉपुलर है एक्सेप्ट कौन सी जगह पे नहीं है, असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। असम, बंगाल और सम पार्ट ऑफ ओडिशा में क्या चलता है बेटा, दया भागा। बाकी पूरे भारत में कौन है, मितक्षरा, जो मेल मेंबर्स को इनहेरिट करने का राइट देता है। ठीक है, आगे दया भागा स्कूल क्या बोलता है फिर, असम, बंगाल और कुछ पार्ट ओडिशा का, वहां पे क्या बोला है, बोथ मेल एंड फीमेल, सर हम इक्वलिटी देखते हैं, सो बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स कैन बी को पार्टनर्स। ठीक है, मेल भी फीमेल भी इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, इक्वल राइट होगा। आफ्टर हस्बैंड्स डेथ वाइफ और सक्सेसर इनहेरिट्स प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, सर हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो उसकी वाइफ या उनका बच्चा वो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी। समझ में आएगा बेटा, इक्वल राइट, समझे, पक्का पक्का। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो HUF का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ HUF, अंडर हिंदू लॉ एंड HUF is a family consisting of all persons linearly descended
फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। क्या बोला है? हिंदू लॉ के अनुसार एचयूएफ क्या है, ध्यान दो। हिंदू लॉ के अनुसार एचयूएफ मतलब है किसी फैमिली है। इट इज अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? ऑल पर्सन, सारे पर्सन लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। सर हमारा एक कॉमन एंसेस्टर है, उस एंसेस्टर से लीनियरली मतलब अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी हम आए हैं। डिसेंडेड मतलब ये नीचे की पीढ़ी एक एक करके। समझ में आया क्या? पक्का पक्का मतलब मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पर पोता, ठीक है। मैं कहां से आया? मेरे पापा, मेरे दादाजी, मेरे पर दादाजी। दिस इज कॉल्ड लीनियरली डिसेंडेड। समझ में आया? तो एक ही कॉमन एंसेस्टर से लीनियरली जो लोग डिसेंडेड हुए, समझे क्या? उनको, वो जो फैमिली है उसको बोलते हैं एचयूएफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। इंक्लूडिंग, सर इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? वाइफ, जो शादी करके बेटियां घर में आई है, मतलब बहू, एंड अनमैरिड डॉटर, और जो बेटी इस घर की जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, क्योंकि जब शादी होगी तो वो दूसरे एचयूएफ में जाएगी, ठीक है। तो जब तक शादी नहीं हुई है तब तक मेरे एचयूएफ में है। समझ में आया क्या बेटा? पक्का पक्का। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, इट एग्जिस्ट बाय बर्थ। तो आप कॉन्ट्रैक्ट करके किसी एचयूएफ के मेंबर हो सकते हो क्या? नहीं। बर्थ से या फिर एडॉप्शन से आप उस घर के एचयूएफ के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। आगे फीचर्स क्या है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के या फिर एचयूएफ के? पहला, एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली। सर सिर्फ भारत में है, सिर्फ भारत में है, क्योंकि हिंदू लॉ सिर्फ भारत में चलता है। सो इट एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दूसरा, फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? ध्यान दो। फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय बर्थ नॉट बाय एग्रीमेंट। तो आप एग्रीमेंट से इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। बर्थ से ही ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन हो जाता है। कर्ता, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है फैमिली का, वो कर्ता मतलब हेड होता है इस एचयूएफ का, और बाकी जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं को पर्सनल्स, ठीक है। आगे मेंबरशिप, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। सर कैसा लिमिट लगाएंगे? बाय बर्थ मेंबर बन रहा है ना, तो आप कैसे लिमिट लगाएंगे कि तेरी फैमिली में इतने लोग जन्म ले? ऐसे लिमिट लगा सकते क्या? कभी नहीं लगा सकते। मेंबरशिप बाय बर्थ, एडॉप्शन और मैरिज। और मेंबरशिप कैसे रहेगी? या तो जन्म से, या तो एडॉप्शन करके, या तो शादी करके तेरी मेंबरशिप होगी बेटा, ठीक है। आगे ज्वाइंट ओनरशिप, ओनरशिप कैसी होगी रे? ज्वाइंट होगी, सारे लोगों का इक्वल राइट है, सारे लोगों की ज्वाइंट ओनरशिप रहेगी। तो प्रॉपर्टी ओन ज्वाइंटली बाय कर्ता एंड को पार्टनर्स, बिजनेस ज्वाइंटली ओन बाय 3 जनरेशंस, ठीक है। सर कर्ता और को पार्टनर्स, इनकी ज्वाइंट ओनरशिप होती है, 3 पीढ़ी तक इनका ज्वाइंट ओनरशिप रहता है। कर्ता इज द कस्टडियन ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी, और ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी की कस्टडी पोजीशन किसके पास रहेगा? कर्ता के पास रहेगा। उसके बाद गुड क्रेडिट स्टैंडिंग, सर बहुत पुराने टाइम से फैमिली चलती आ रही है, इनके लोगों से ना लोकली बहुत अच्छे संबंध होते हैं, इसलिए इनका क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छा होता है। सो ओल्ड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस, तो इनका गुडविल और ट्रस्ट अच्छा रहेगा मार्केट में। बैंक्स गिव लोन्स एज कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, और बैंक्स भी लोन देने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कर्ते का क्रेडिट स्टैंडिंग भी अच्छा होता है, कर्ते की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। बाकी को पार्टनर्स की भले ही लिमिटेड है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट, इट इज मैनेज्ड सोली बाय कर्ता, को पार्टनर्स कैन नॉट इंटरफियर बट कर्ता में कंसल्ट देंगे। क्या बोला है? सर पूरा का पूरा मैनेजमेंट कौन देखेगा? सारे लोग करेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कौन करेगा? कर्ता। समझ में आया क्या? सोली मैनेज बाय कर्ता, को पार्टनर्स कैन नॉट इंटरफियर, को पार्टनर्स इंटरफियर नहीं करते, सिर्फ कर्ता को कंसल्ट कर सकते हैं या कर्ता उन्हें कंसल्ट करके काम करेगा। समझ में आया क्या बेटा? आगे पक्का। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग, नो फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनरशिप की तरह प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिक्स नहीं होता। समझे क्या? पक्का पक्का, जितने लोग उतना शेयर, फैमिली के जितने मेंबर्स उतना शेयर। इट चेंजेस ऑटोमेटिकली विद बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली, तो बर्थ के हिसाब से, डेथ के हिसाब से रेशो हमेशा चेंज होता रहेगा, फिक्स रख ही नहीं सकते। मेरिट्स ऑफ एचयूएफ, सर क्या क्या मेरिट्स है? पहला, इजी फॉर्मेशन, शुरू करने के लिए सिंपल है, क्योंकि शुरू करना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली नेचुरली शुरू हो जाता है। वेरी सिंपल टू स्टार्ट, नो रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट नीडेड, कोई रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कोई भी नंबर ऑफ मेंबर्स पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली अंडर हिंदू लॉ, ये ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अगर आप हिंदू फैमिली है तो आप एचयूएफ में आ गए, ठीक है। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर्स इंटरेस्ट, को पार्टनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। मतलब कर्ता ने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया तो भी को पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होने की वजह से उसे अपनी पर्सनल एसेट देने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो को पार्टनर्स हैव राइट टू डिमांड पार्टीशन, और वो पार्टीशन भी मांग सकते हैं, डिवीजन भी मांग सकते हैं प्रॉपर्टी का,
कर्ता इंश्योर्स फेयर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो कर्ता के हाथ में है सब कुछ, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आगे, क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, कर्ता बीइंग सीनियर मोस्ट एंड एक्सपीरियंस मेंबर टेक्स ऑल डिसीजन। सर सारे डिसीजन कौन लेता है? कर्ता लेता है, सीनियर मोस्ट मेंबर है, एक्सपीरियंस व्यक्ति है। डिसीजन आर टाइमली, क्विक एंड इफेक्टिव ड्यू टू कर्ताज नॉलेज, और कर्ता के एक्सपीरियंस की वजह से ना डिसीजन फटाफट क्विकली लिए जा सकते हैं। आगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब इसके लिए अलग से कोई सीखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे ने जन्म लिया तब से वो फैमिली का मेंबर ही है, तो बिजनेस भी सही तरीके से होगा। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसका चलते रहता है। यंगर फैमिली मेंबर्स लर्न बिजनेस स्किल्स नेचुरली बाय ऑब्जर्विंग कर्ता, दे गेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड टैक्टिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली देखते देखते ही, कर्ता को देखते ही सीखते जाते हैं। आगे, लिमिटेड लाइब्रेरी ऑफ को पार्टनर्स। सर को पार्टनर्स की लाइब्रेरी हमेशा लिमिटेड रहेगी, कर्ता की अकेले की अनलिमिटेड होती है। तो को पार्टनर्स लाइब्रेरी इज लिमिटेड ओनली टू देयर शेयर इन द बिजनेस, देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इज सेफ एंड नॉट यूज्ड फॉर पेइंग बिजनेस डेट्स। समझ में आया क्या? तो को पार्टनर्स की लाइब्रेरी कैसी रहती है बेटा? लिमिटेड होती है। ये है मेरिट्स ऑफ एचयूएफ। आगे है डीमेरिट्स। एचयूएफ के डीमेरिट्स क्या क्या है सर? पहला, कर्ता की लाइब्रेरी अनलिमिटेड रहेगी। कैसी रहेगी? कर्ता की लाइब्रेरी अनलिमिटेड होती है। सो कर्ता bears unlimited liability if business assets are insufficient, his personal property is used to pay debts। तो अगर बिजनेस के प्रॉपर्टी इनसफिशिएंट है, उसके डेट्स पे ऑफ करने के लिए, बिजनेस के डेट्स पे ऑफ करने के लिए, तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है उसके लिए। आगे, लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेस। कर्ता के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब ये बिजनेस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनहेरिट हुई है ना प्रॉपर्टी, उसमें से ही यूज करेंगे। समझ में आया क्या? सो कैपिटल इज restricted to ancestral property, also कर्ता में lack expert managerial skill which limits expansion। और जरूरी नहीं है कि कर्ता हमेशा एक्सपर्ट ही होगा, समझ गए? कर्ता अगर एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, तो एक्सपेंशन नहीं हो सकता प्रॉपर्टी का या बिजनेस का। आगे, सर सेपरेट लीगल स्टेटस कंपनी की तरह जॉइंट हिंदू फैमिली का नहीं होता। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब पूरी फैमिली एक ही है, हम साथ साथ है। समझ में आया क्या? सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड फैमिली मेंबर्स आर ट्रीटेड एज द सेम इन लॉ। The firm has no independent legal status, फर्म का कोई इंडिपेंडेंट अलग स्टेटस नहीं होता। आगे, पार्टीशन ऑफ बिजनेस। कभी कभी ना यंगर मेंबर्स को ये राइट होता है कि वो बिजनेस का पार्टीशन मांगे, तो पार्टीशन मांगा तो बिजनेस डिवाइड हो गया, प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई। समझ गया क्या? तो प्रॉपर्टी का शेयर भी कम हो जाएगा। सो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग को पार्टनर्स में लीड टू डिस्प्यूट्स एंड डिवीजन ऑफ बिजनेस। अगर झगड़े हो गए तो बिजनेस डिवाइड करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को डिवाइड करना पड़ेगा। आगे, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। सर हो सकता है कर्ता मेहनत कर रहा है ना, तो बाकी लोग बैठ के भी खाए, कोई व्यक्ति मेहनत ना भी करे तो भी उसे ज्यादा शेयर मिल सकता है। समझ में आया? और कोई व्यक्ति बहुत मेहनत भी कर रहा है तो भी उसको दूसरे मेंबर के ही जितना शेयर मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। समझे? सो एफर्ट और रिवॉर्ड में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। तो प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली बाय ऑल को-पार्टनर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन व्हिच डिस्करेजेस एफिशिएंसी, जिससे एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। समझ में आया क्या मुन्नी? पक्का पक्का? ठीक है, चलो ठीक है बेटे, यहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का किस्सा भी खत्म। आई होप ये क्लियर है सबको। ठीक है, चलो इसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट फॉर्म क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या? सर एकमेका सहाय्यक अवगेदरी सुपंथ, मतलब एक दूसरे को साथ लेके, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए काम करना। समझ में आया क्या? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, सब एक के लिए और एक सबके लिए, ये प्रिंसिपल पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, ध्यान ध्यान। कोऑपरेशन में मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, हेल्प करते हुए मेंबर्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और एक दूसरे के फायदे के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, ध्यान दो। क्या है सर कोऑपरेटिव के फीचर्स क्या है? ध्यान। कैरेक्टरिस्टिक, पहला एग्रीकल्चर बेस। इंडिया इज प्राइमरीली एन एग्रीकल्चरल कंट्री व्हिच लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट। सर ये भारत में ही शुरू हुआ है कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट ने मिलके एक साथ काम करने का सोचा, उस वक्त से ये कॉन्सेप्ट आगे आके जन्म लिया है कॉन्सेप्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट ओरिजिन क्या है? द मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देयर मेंबर्स एंड राइट्स। जो वीकर सेक्शंस है ना सोसाइटी के, उन्होंने सोचा बॉस अपन एक होंगे ना, एकजुट होंगे तो अपनी यूनिटी को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो अपन एक्सप्लॉइट होते जाएंगे। ठीक है, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ, भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव्स बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं ना,
ठीक है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इतना ज्यादा इसने ग्रो किया इंडिपेंडेंस के बाद। रोल इन सोसाइटी, सोसाइटी के रोल, सोसाइटी में रोल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द पुअर, इलिटरेट एंड अनस्किल्ड पीपल। ठीक है, तो जो अनस्किल्ड पीपल है, पुअर लोग है, इलिटरेट लोग है, ठीक है, या फिर जो बहुत रिमोट एरिया के लोग हैं, इनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे सेक्टरल ग्रोथ, इंडिया हैज विटनेस्ड ह्यूज ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव स्पेशली इन द फार्मिंग सेक्टर। और ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे किया है कोऑपरेटिव्स ने? फार्मिंग सेक्टर में, क्योंकि शुरुआत ही वही से हुई है। आगे नेटवर्क, अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कोऑपरेटिव एग्जिस्ट एट लोकल, रीजनल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, हर जगह पे कोऑपरेटिव्स काम करते हैं, हर एक जगह पे, हर एक लेवल पे। ठीक है, ध्यान दो। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है? पहला, सर ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, किसी को भी पकड़ के नहीं लाते, लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आते हैं। ठीक है, सो अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स वॉलंटरीली कमिंग टुगेदर, जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए खुद की इच्छा से आ रहे हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर इनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना इनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। द मेन एम इज टू अचीव कॉमन इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द मेंबर्स। एक दूसरे के जो इकोनॉमिक गोल्स है, जो विजन है, उससे अचीव करना, ये इनका मेन एम है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी यही है। आगे, इट इज सर्विस ओरिएंटेड, ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने मेंबर्स को। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज सर्विस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते। आगे प्रिंसिपल, हाँ अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द मोटो ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ठीक है, मतलब एक मेंबर सबके लिए है और सारे मेंबर एक मेंबर के लिए भी है। ठीक है, आगे हाईलाइटिंग द म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन, तो यहाँ से क्या पता चलता है? ये एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एक मेगा सहाय्य गुरु अवगेद सुपंथ। ठीक है, आगे डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अ कोऑपरेटिव इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस विथ लिमिटेड मींस। सर लोग एक आएंगे एसोसिएशन, ठीक है, कैसे लोग हैं? लिमिटेड मींस है, हर एक के पास इंडिविजुअली लिमिटेड मींस है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। मेंबर्स ज्वाइन वॉलंटरीली फॉर अचीविंग अ कॉमन इकोनॉमिक एंड, लोग अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं सबका एक कॉमन इकोनॉमिक गोल सेटिस्फाई करने के लिए। इट इज अ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सर डेमोक्रेटिकली कंट्रोल मतलब क्या? किसी एक व्यक्ति का, किसी एक अथॉरिटी का यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, सारे लोग इक्वली मिलकर इसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लोकशाही तरीके से, डेमोक्रेसी तरीके से। It ensures equitable distribution of capital with members accepting a fair share of risk and benefits। और सर यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैपिटल का, रिस्क भी फेयरली शेयर की जाती है, प्रॉफिट भी फेयरली शेयर किया जाता है अगर आ रहा है तो। ठीक है, बेनिफिट मतलब। आगे दूसरा डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इंडियन कोऑपरेटिव, मैंने बोला था एक लेक्चर में क्या कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ना, उसके लॉज स्टेट लेवल पे भी है और यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे ये लॉ है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, और हर एक स्टेट का अलग अलग है। वैसे महाराष्ट्र का कौन सा है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। ठीक है, सो A cooperative society aims at promotion of economic interest of its members। सर मेंबर्स का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उससे प्रमोट करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जाती है। इट वर्क्स इन लाइन विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। और एक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल मतलब क्या? एक दूसरे को हेल्प करना, सहकार्य। तो सहकार के प्रिंसिपल पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है और आगे एडमिनिस्टर की जाती है, रन की जाती है। ठीक है, फीचर्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? पहला फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। सर लोग अपनी इच्छा से आ सकते हैं, अपनी इच्छा से जा सकते हैं, ओपन है मेंबरशिप किसी के भी लिए। यहाँ पे कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ नहीं देखा जाता। ठीक है, सो एनीवन कैन बिकम अ मेंबर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। समझ में आया क्या? कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है वॉलंटरीली। दूसरा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मतलब क्या? सबको इक्वल राइट है, कंपनी की तरह नहीं है वन शेयर वन वोट, नहीं, यहाँ पे वन मेंबर वन वोट पे काम चलता है। समझ में आया क्या? मतलब तेरे पास कितने भी पैसे हैं, तेरे पास कितने भी शेयर्स है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तू एक मेंबर है, तुझे एक ही वोट मिलेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी चलेगी यहाँ पे, किसी एक का कंट्रोल नहीं रहेगा। सो मैनेज्ड ऑन वन मेंबर वन वोट बेसिस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिसीजंस टेकन बाय मेजोरिटी इन जनरल मीटिंग, तो मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 3 क्या है? मैनेजमेंट, इट इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। सर मैनेजमेंट करने के लिए मेंबर्स में से ही कुछ लोग इलेक्ट किए जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं मैनेजिंग कमिटी। कमिटी लुक्स आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेली मैनेजमेंट कौन देखेगा? मैनेजिंग कमिटी। आगे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। सर
कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंपल्सरीली रजिस्टर करना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, स्टेट के भी और यूनियन के भी। सो इट रिक्वायर्स मिनिमम 10 मेंबर्स, ये याद रखना, एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए ना कम से कम 10 लोग चाहिए, 10 से कम है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ही नहीं हो सकती। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। आगे, और मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कम से कम 10 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 10 के नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, आगे, सेपरेट लीगल स्टेटस, कंसिडर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। सर इसको रन करने वाला जो लॉ है ना, वो भी इसको एक सेपरेट पर्सन की ही तरह देखता है। सेपरेट लीगल स्टेटस होता है मतलब मेंबर्स और सोसाइटी अलग अलग, दो दिल एक जान नहीं होते। ठीक है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओपन बैंक अकाउंट्स, बिल्कुल कंपनी की तरह। आगे, लिमिटेड लाइब्रेरी। सर लाइब्रेरी लिमिटेड किसकी? मेंबर्स की। जो मेंबर्स है उनकी लाइब्रेरी कैसी होती है? लाइब्रेरी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स दे होल्ड। तो जितना वैल्यू उन्होंने पे नहीं किया है शेयर्स पे, उतनी उनकी लाइब्रेरी लिमिटेड रहेगी। समझ में आएगा बेटा? आगे, नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 10 मेंबर्स, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आगे, इक्वल वोटिंग राइट्स, 1 मेंबर 1 वोट है, सो वोटिंग राइट सबको इक्वल रहेंगे। ऑल मेंबर्स एंजॉय इक्वल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डिंग। उसके बाद सर्विस मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व मेंबर्स नॉट प्रॉफिट। सर इनका मोटिव क्या है? सर्विस देना, प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स, चीप लोन्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो रीजनेबल रेट पे गुड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या लोन्स भी देंगे। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी चीपर रेट पे, कम दाम पे, कम रेट पे लोन्स देंगे। ठीक है, आगे, मेरिट्स क्या है सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के? पहला, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ऊपर ही देखा अपन ने, डेमोक्रेसी चलती है, 1 मेंबर 1 वोट। ठीक है, सो इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ 1 मेंबर 1 वोट। मेंबर्स इलेक्ट मैनेजिंग कमिटी टू रन डेली ऑपरेशंस, ये भी ऊपर देख लिया। आगे, ओपन मेंबरशिप है, सर कोई भी आ सकता है वॉलंटरी, और कोई भी जा सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होता। मेंबरशिप इज वॉलंटरी एंड ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। मेंबर्स कैन फ्रीली ज्वाइन और लीव द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इच्छा से आ सकते हैं, अपनी इच्छा से मेंबर्स जा भी सकते हैं। उसके बाद लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सर कंपनी की तरह इनको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनका प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, तो ना एडवर्टीजमेंट है, ना मार्केटिंग है, कुछ नहीं है। ठीक है, सो नो मिडिलमैन, नो हेवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। कमिटी मेंबर्स ऑफ्टन प्रोवाइड ऑनररी सर्विसेज, और कमिटी के जो भी लोग हैं ना, वो सैलरी की जगह ऑनररियम लेते हैं। ठीक है, काम के सर्विसेज के थोड़े बहुत पैसे, तो बहुत ज्यादा पैसा इनको लगता नहीं है। एंजॉयज कंसेशन ऑन टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा, और लॉ ने भी इनके लिए कई सारे कंसेशन रखे हुए हैं अलग अलग लॉस में। आगे, लिमिटेड लाइब्रेरी, ये भी एक मेरिट है क्या सर? इसके मेंबर्स की लाइब्रेरी कैसी होती है बेटा? लिमिटेड। सो लाइब्रेरी ऑफ मेंबर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स इज सेफ, पर्सनल प्रॉपर्टी हमेशा सेफ रहेगी। आगे, ऊपर देखा ना हमने, टैक्स में, लॉज में कंसेशन है, तो टैक्स के भी इसको कंसेशन मिलते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इनकम टैक्स रिलीफ अप टू अ सर्टेन लिमिट, इंक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ना, सोसाइटी के लिए ना जो भी टैक्स रेट्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनके लिए बेनिफिट्स अलग होते हैं। गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेशन में उनको बेनिफिट देता है। और सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी, मैक्सिमम 15% डिविडेंड इज पेड, रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, चैरिटी एंड सोशल एक्टिविटीज। सर अगर डिविडेंड देना ही है मेंबर्स को, तो ज्यादा से ज्यादा 15%, 15%, प्रॉफिट का 15%, उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। बचा हुआ पैसा सेल्फ चैरिटी के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ में आएगा? पक्का पक्का, क्लियर है? आगे, डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के डीमेरिट्स क्या क्या है भाई? पहला है लिमिटेड कैपिटल, मेंबर्स बिलोंग टू वीकर सेक्शंस सो दे कैन नॉट बाय मोर शेयर्स। सर वीकर सेक्शन से लोग आते हैं, ठीक है, बहुत अमीर लोग इसमें नहीं होते, तो ऐसे जरूरी नहीं कि बहुत सारे शेयर्स खरीदे वो लोग। ठीक है, आगे, लो डिविडेंड डिस्करेजेस इन्वेस्टर्स, हेंस कैपिटल रिमेन्स लिमिटेड। और बाहर के इन्वेस्टर्स को भी अगर बुलाना है तो आप डिविडेंड थोड़ी ना 15% डिविडेंड देने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वो भी जरूरी नहीं कि उतना दोगे, तो कोई भी इन्वेस्टर क्यों आएगा ना इन्वेस्ट करने। ठीक है, इसलिए कैपिटल लिमिटेड रहता है। सेकंड, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। सर जो मेंबर्स है उनमें से ही कुछ लोगों को अपन इलेक्ट करा कर देते हैं मैनेजिंग कमेटी के लिए। ठीक है, सो मैनेजमेंट बहुत एक्सपर्टीज वाला नहीं होता। ठीक है, और एक्सपर्ट लोगों को हायर करने के लिए पहले ही पैसे कम है। ठीक है, सो मैनेज्ड बाय elected representatives who may lack professional skills, limited funds prevent appointment of expert managers, it leads to poor efficiency, जिससे efficiency बहुत कम हो जाती है, poor efficiency रहती है। आगे, तीसरा है lack of public confidence। सर पब्लिक कॉन्फिडेंस मतलब पब्लिक का भरोसा इन पे कम रहेगा हमेशा। ठीक है, देखो, एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ना कोई पॉलिटिशियन
या पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं पीछे से इन्वॉल्व रहती है. सो मेनी सोसाइटीज आर लेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स विच लीड्स टू पीपल्स रिड्यूस्ड पीपल्स ट्रस्ट, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा इन पे बहुत कम रहता है. आगे लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन. क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फंड्स प्लस इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. सर पैसे कम है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो ज्यादा स्कोप नहीं है ग्रो करने का, एक्सपेंड करने का. कैनॉट टेक अप रिस्की और लार्ज प्रोजेक्ट्स विच लीड्स टू लिटिल ग्रोथ पोटेंशियल. समझ में आएगा हमने. और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन. और काम करने का कोई मोटिवेशन भी नहीं है सर. क्यों? क्योंकि ऑनररी बेसिस पे काम करते तो बहुत सारी सैलरी नहीं होती, तो बस काम चल रहा है, इस लेवल पे काम होता है. सो मैनेजिंग कमिटी एंड मेंबर्स में नॉट फील मोटिवेटेड ड्यू टू लो रिटर्न्स. उन्हें कम पैसे मिलते हैं, तो हर कोई व्यक्ति मोटिवेटेडली काम करेगा ऐसे जरूरी नहीं है. समझ में आया बेटा? पक्का पक्का, गुड. आगे उसके बाद टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स. पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट इज फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स टू बाय डेली नीड्स एट फेयर प्राइसेस. सर कंज्यूमर्स खुद फॉर्म करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेली नीड्स, लोगों की डेली नीड्स पूरी करने के लिए, डेली गुड सर्विसेज उन्हें कम दाम में प्रोवाइड करने के लिए. इट प्रोटेक्ट्स मिडिल एंड लोअर क्लास पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन. मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोगों का बिजनेसेस की तरफ से होने वाला जो एक्सप्लॉइटेशन है उससे बचाने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स फॉर्म होते हैं. प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अमंग मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर परचेसेस. तो जिसने जितना परचेस किया है उतना शेयर उसका प्रॉफिट का. सिंपल सी बात है. एग्जांपल क्या है? सुपर बाजार, अपना बाजार एक्सेट्रा, या ग्राहक पेट वगैरह. आगे उसके बाद है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. सेकंड है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. जैसे कंज्यूमर्स एक आएंगे वैसे प्रोड्यूसर्स भी एक आ सकते हैं ना काम करने के लिए. सो इट इज एसोसिएशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स और आर्टिसंस टू फेस कंपटीशन. कंपटीशन को कट करने के लिए आते हैं. सो दो टाइप्स है, इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव और मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव. इंडस्ट्रियल सर्विस में क्या है? दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीनरी. मेंबर्स सेल थ्रू सोसाइटी. समझ में आया क्या? और मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स में क्या होता है? मेंबर्स वर्क लाइक एम्प्लॉइज, सोसाइटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, सेल प्रोडक्ट्स एंड शेयर्स प्रॉफिट्स. ठीक है. इंडस्ट्रियल सर्विस मतलब क्या? खुद ही जो भी प्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को. ठीक है. और मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव मतलब क्या? यहाँ पे ना एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे, सोसाइटी सब कुछ प्रोवाइड करेगी, ये बस काम करेंगे. समझ में आया कि बेटा? पक्का पक्का. आगे नेक्स्ट मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. मार्केटिंग कोऑपरेटिव इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू सेल आउटपुट एट गुड प्राइसेस. सर आउटपुट सेल करने के लिए जो भी एडवर्टाइजिंग वगैरह किया जाता है ना उसके लिए लोग एक आते हैं. ठीक है. मार्केटिंग कोऑपरेटिव. आउटपुट इज पुल्ड एंड सोल्ड थ्रू सेंट्रल एजेंसी, अवॉइड्स मिडिलमैन. तो मिडिलमैन नहीं चाहिए, बीच के जो भी तुम्हारे अरहतिया है, दलाल है, एजेंट है, ब्रोकर है, ये सारे लोगों का काम तमाम करने के लिए खुद मार्केटिंग के मेंबर्स या एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से. इट प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू मेंबर्स कंट्रीब्यूशन. और सेम मेंबर का जितना कंट्रीब्यूशन है उतना रिटर्न या उतने प्रोसीड्स उसको मिलेंगे. ठीक है. आगे नेक्स्ट है सर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज. स्मॉल फार्मर्स पूल लैंड एंड रिसोर्सेज फॉर कलेक्टिव फार्मिंग. मतलब क्या? सर अलग अलग फार्मिंग करने से अच्छा है हम सारे ही लोग एक होके एक बड़ी सी जगह पे फार्मिंग करें, अपना प्रोड्यूस सेल करें और जो भी उससे प्रोसीड्स आएंगे वो बांट लें. सिंपल है. सो हेल्प यूज मॉडर्न टूल्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को. एंड एम्स टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड हायर प्रोडक्टिविटी. ठीक है. और बड़ी मात्रा में मिलके अगर फार्मिंग करेंगे तो इनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. ठीक है. आगे हाउसिंग कोऑपरेटिव. हाउसिंग कोऑपरेटिव मतलब क्या? सर सारे मिडिल इनकम जो फैमिलीज होते हैं अपने जैसे, वो क्या करते हैं? एक जगह खरीदते हैं मिलके और वहां पे कोऑपरेटिवली घर वगैरह बनते हैं और साथ में रहते हैं. ठीक है. जनरली सोसाइटीज इसी नेचर के देखने को मिलेंगे आपको बाहर. ठीक है. इट इज फॉर्म्ड बाय लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स इन सिटीज, आइदर प्रोवाइड लैंड फॉर मेंबर्स टू बिल्ड हाउसेस और कंस्ट्रक्ट हाउसेस एंड अलॉट टू मेंबर्स. ठीक है. तो सोसाइटी क्या करेगी? या तो लैंड प्रोवाइड करेगी और लोगों को बोले घर बांध ले, या तो खुद ही घर बंधवा के देगी सोसाइटी लोगों को, मेंबर्स को. ठीक है. आगे इट हेल्प्स मेंबर्स गेट हाउसिंग लोन्स एंड इजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स. और लोगों को लोन देने के लिए या फिर इंस्टॉलमेंट प्लान्स अलग अलग बना के देने के लिए ये हेल्प करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है. बनने आगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय पुअर पीपल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प. सर फाइनेंशियल हेल्प मेंबर्स को, अपने मेंबर्स को, मान लो 50 मेंबर्स है तो उनको एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव्स बनते हैं बैंक की तरह. ठीक है. एनकरेजेस सेविंग हैबिट अमंग मेंबर्स. मेंबर्स को सेविंग की हैबिट लगाते हैं. आगे प्रोटेक्ट्स मेंबर्स फ्रॉम मनी लेंडर्स चार्जिंग हाई इंटरेस्ट. और मनी लेंडर्स ना एक्सप्लॉइटेशन करते हैं. कई बार आप रूरल एरिया में जाके देखना,
एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो उनसे बचाने के लिए ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोग खुद के मेंबर्स के लिए फॉर्म करते हैं, फाउंड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, और ये रूरल एरिया में भी देखने को मिलेंगे, अर्बन एरिया में भी देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? ये है तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट जो खत्म हो चुका है, ठीक है मेरे मुन्ने। और अब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये एसपी के चैप्टर 2 में एकदम अच्छे से हुआ है, समझे क्या बेटा? पक्का पक्का, ठीक है, ध्यान दो। चलो यहाँ पे करेंगे अपन अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी। It is a modern form of business organization which is emerged strongly after the industrial revolution when small businesses were insufficient. सर छोटे बिजनेसेस ना ग्रो करने के लिए insufficient है, इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ये बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल के आया है। नीड फॉर मोर कैपिटल, रिक्वायर्ड ह्यूज फंड्स, रिसोर्सेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, फंड्स की जरूरत थी, ग्रो करने की जरूरत थी, इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुआ है। इमरजेंसी, इट लेड टू द राइज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज वेयर मेनी पीपल इन्वेस्ट टुगेदर। तो बहुत सारे लोग अपने कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन जो है कैपिटल का वो एक करेंगे, ठीक है, और फिर एक कंपनी मिलके चलाएंगे, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। एग्जांपल क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, सेल, मारुति उद्योग लिमिटेड, ऐसे कई सारे कंपनीज है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स आर लाइक ओनर्स व्हाइल प्रोफेशनल मैनेजर्स रन ऑपरेशंस। तो ओनरशिप मैनेजमेंट अलग रहता है, ठीक है, ध्यान दो। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, इट इज सबसे पहला वॉलंटरी एसोसिएशन, किसी को भी पकड़ के खींच के नहीं ला रहे, अपनी मर्जी से आएगा जो भी आएगा। तो इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू डू बिजनेस। समझ में आया सर? क्यों एक आ रहे हैं लोग बिजनेस करने के लिए। आगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मेंबर्स कंट्रीब्यूट मनी कॉल्ड शेयर कैपिटल। सर कैपिटल जो बहुत बड़ी लेवल पे मुझे चाहिए उसे मैं डिवाइड करता हूँ ना, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। टोटल कैपिटल शेयर कैपिटल, और जो डिवीजन हुआ है उसको एक यूनिट को बोलते हैं शेयर, ठीक है। शेयर एंड शेयर होल्डर्स, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स, ओनर्स ऑफ शेयर्स आर शेयर होल्डर्स। समझा? अभी बोला ना कि पूरे कैपिटल को मैं छोटे नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करता हूँ, तो एक यूनिट को बोलते हैं शेयर, जो व्यक्ति ये शेयर खरीदता है वो है शेयर होल्डर। समझ गया क्या? आगे लीगल बेसिस, इन इंडिया एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और भारत में हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर होना ही पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। समझ में आया कि मैंने? पक्का पक्का। जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन प्रोफेसर हैने, ये हैने है एक्चुअली, प्रोफेसर एलेज हैने क्या बोल रहे हैं? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, लोग अपनी मर्जी से आएंगे, किनका? ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स द ओनरशिप ऑफ व्हिच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। क्या बोला है हैने ने? कि सर जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का जो प्रॉफिट कमाने के लिए एक हुए हैं, ठीक है, और जिसका कैपिटल जो है इस बिजनेस का वो डिवाइडेड है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबल शेयर्स। समझ में आया क्या? पक्का। इंडिविजिबल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स, ठीक है। और अगर आपको इसकी मेंबरशिप चाहिए, ओनरशिप चाहिए तो इसका मेंबर बनना पड़ेगा, या ओनरशिप चाहिए तो मेंबरशिप चाहिए तो ओनर बनना पड़ेगा, मतलब शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, सीधी सी भाषा। क्लियर है मुझे? पक्का पक्का। आगे की पॉइंट्स फ्रॉम द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से क्या पता चला? पहला, सर ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का। दूसरा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रॉफिट कमाना। तीसरा, कैपिटल डिवाइड हो चुका है इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, और मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ शेयर्स। अगर शेयर्स खरीदते हो तो ही मेंबर बन सकते हो। समझे? सो जॉइंट स्टॉक कंपनी का और एक डेफिनेशन है चीफ जस्टिस मार्शल का। क्या बोला है चीफ जस्टिस मार्शल ने? अ कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी को पर्सन बोला है। कैसा? आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। सर कंपनी इस तरीके का पर्सन है, आर्टिफिशियल है, लॉ ने बनाया हुआ है, इनविजिबल दिखता नहीं है, इनटेंजिबल है, छू नहीं सकते, और सिर्फ लॉ की नजर में एग्जिस्ट करता है। बीइंग mere a creature of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it। सर ये लॉ का क्रिएशन है, ठीक है, इसीलिए लॉ इसे जो राइट्स देता है, इसका चार्टर मतलब इसका डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो चार्टर इसे जो राइट्स देता है सिर्फ वही राइट्स को ये यूज कर सकता है, वही राइट्स इसके होते हैं, आइदर एक्सप्रेसली और इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। तो या तो एक्सप्रेसली बोले जाएंगे या तो वो कंडक्ट के थ्रू या इंप्लाइड रहेंगे। समझ में आया? पक्का पक्का। आगे तो इसमें से ये डेफिनेशन से क्या की आइडिया निकल के आया? सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ क्रिएट करता है। इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ की नजर में है ये। इट हैज ओनली दोज राइट्स एंड पावर्स ग्रांटेड बाय इट्स चार्टर और लॉ। समझ में आया? तो लॉ इसे जो भी राइट्स देता है वही इसके राइट्स, इसके पास राइट्स होते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 20,
सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 का क्या डेफिनेशन है, ध्यान दो। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर कंपनी मतलब क्या, जो कंपनी लॉ 2000 कंपनी एक्ट 2013 के अंडर बनी है या किसी और पुराने कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको अपन बोलेंगे कंपनी। वो हमारे हिसाब से एक कंपनी होती है। समझ में आया क्या उन्हें, पक्का पक्का की आइडिया क्या है। अब कंपनी, तो इसमें से क्या पता चला सर, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, मतलब रजिस्टर करना जरूरी है, उसके बिना कंपनी नहीं कहलाएगी। इट कैन बी अंडर 2013 एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन एंड स्टेटस टू द कंपनी। रजिस्ट्रेशन के बिना लीगल स्टेटस कंपनी को नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या मुझे, पक्का पक्का। चलो फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स। पहला सर वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई भी व्यक्ति आता है तो अपनी इच्छा से, जाता है तो अपनी इच्छा से, ठीक है। सो एनी पर्सन कैन बिकम अ मेंबर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन पब्लिक कंपनीज, ठीक है। पब्लिक कंपनी में शेयर इसके फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। समझ में आया क्या। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सर। कंपनी एक्ट 2013 या उसके पहले का कोई प्रीवियस कंपनी लॉ है, उसके अंडर रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। सो कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज एसेंशियल। यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जो कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। आगे, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या, एड्रेस मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, जो रजिस्टर्ड है आरओसी के पास। ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा आर केप्ट हियर। तो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे हुए होते हैं, जो इंस्पेक्ट कर सकते हैं लोग जाके, ठीक है। आगे सर, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब लॉ की नजर में एक लीगल पर्सन है। लीगल तो है, लॉ लॉ इसको देखता है, आर्टिफिशियल नेचुरल है क्या, नहीं, लॉ ने बनाया हुआ पर्सन, इसलिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, बाय और सेल एसेट्स, बोरो फंड्स, ओपन बैंक अकाउंट। ये सारे काम पर्सन की तरह कंपनी कर सकती है, ऐसे लॉ बोलता है, ठीक है। आगे, अब लॉ इसको एक पर्सन मानता है, तो इसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस होगा, इसकी खुद की एक आइडेंटिटी होगी, लीगल आइडेंटिटी, ठीक है। सो कंपनी हैज इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है। समझ में आया, पक्का पक्का। यहाँ पे दो दिल एक जान का प्रिंसिपल नहीं होता, दो दिल है दो जान है, अलग अलग, ठीक है। आगे सर, कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी का वो ठप्पा, सिग्नेचर, स्टैम्प, जिसको अपन बोलते हैं। सो इट एक्ट्स एज ए कंपनी सिग्नेचर। इट इज यूज्ड ऑन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद सिग्नेचर्स ऑफ सेक्रेटरी एंड मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। तो जहां जहां पे कॉमन सील लगेगा, वहां पे ऑथेंटिकेशन के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी का साइन भी लगेगा ही लगेगा। क्लियर है बेटा। आगे, लाइबिलिटी कैसी होती है मेंबर्स की, लिमिटेड होगी, मेंबर्स की, कंपनी की नहीं। मेंबर्स की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी, ठीक है। सो शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर कंपनीज डेट्स। तो जितना वैल्यू शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन उतना अमाउंट पे नहीं किया, अनपेड अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, उतने अमाउंट तक उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। उससे ज्यादा कोई व्यक्ति उससे नहीं मांग सकता, रीपेमेंट नहीं मांग सकता। आगे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं क्या, यस। पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, बस इतना याद रखो, ये टाइप से कंपनी के। आगे, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है, मतलब मैनेजर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स, और ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों एक नहीं होते, क्योंकि भाई बहुत पूरे भारत, पूरे इंडिया में इसके शेयर होल्डर्स पहले हो सकते हैं ना, तो रोज आ सकते हैं क्या लोग मैनेज करने के लिए, ओनर्स नहीं आ सकते। इसलिए कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है, जिनको अपन बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट देखते हैं, और ओनरशिप किसके पास होती है, शेयर होल्डर्स के पास, ध्यान दो। तो शेयर होल्डर्स आर ओनर्स एंड डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स या मैनेजर्स, और मैनेजर्स और एम्प्लॉइज जो डे टू डे वर्क देखेंगे वो डायरेक्टर्स में से होंगे, या डायरेक्टर्स उन्हें अपॉइंट करेंगे। समझ में आया बेटा। आगे सर, कंपनी का और एक फीचर होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, मतलब लोग मेंबर्स आते जाते रहेंगे, मरेंगे जिएंगे सब कुछ होगा, मेंबर्स छोड़ के भी जाएंगे। कंपनी को अमरत्व का वरदान है, मतलब कंपनी चलती रहेगी जब तक लॉ उसे बंद नहीं करता, रोकता नहीं है तब तक, ठीक है। सो कंपनी कंटिन्यूज इरिस्पेक्टिव ऑफ डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप की तरह नहीं होता इसमें, समझे क्या। आगे, मेंबरशिप। सर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स लगेंगे। ये चीज याद रखना, भूलने का नहीं, पक्का पक्का। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। क्लियर है, पक्का क्लियर है, गुड।
मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स क्या क्या है? पहला, लार्ज कैपिटल बेस। सर बहुत सारे लोग होते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल बहुत ज्यादा आएगा आपके पास। सो अ कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। तो शेयर्स ले सकते हैं, डिबेंचर्स ले सकते हैं, डिपॉजिट्स ले सकते हैं, इसीलिए ये बेच सकते हैं ना, इशू कर सकते हैं, इसलिए इनका कैपिटल बेस बहुत बड़ा होता है कंपनी का। सेकंड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सर अब पैसा बहुत ज्यादा है कंपनी के पास तो प्रोफेशनल लोगों को हायर कर सकते हैं काम करने के लिए। सो मैनेज बाय डायरेक्टर्स एंड एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स हु ब्रिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स, जो अपना नॉलेज और स्किल, एक्सपर्ट नॉलेज यूज करके कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। समझ में आया क्या? तीसरा है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। Availability of large funds and expert managers allows companies to undertake big and risky project. अब फंड्स भी ज्यादा है मेरे पास, लोग भी अच्छे हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, तो बॉस मैं बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर सकता हूँ ना, काम कर सकता हूँ, रिस्क लेके काम कर सकता हूँ, ठीक है। आगे, पब्लिक कॉन्फिडेंस। सर पब्लिक का भरोसा भी होता है कंपनी पे क्योंकि बड़ी लेवल पे काम करते हैं। सो ऑपरेट्स अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और लॉ भी है इनके लिए, रेगुलेट करने के लिए। विथ मैंडेटरी ऑडिट्स इट इंक्रीजेस ट्रस्ट अमंग द पब्लिक, ठीक है। टैक्स रिलीफ, companies get concessions such as tax holidays in backward areas and flat rate of taxation, ठीक है। किसी बैकवर्ड एरिया में कोई कंपनी अगर तुम एस्टेब्लिश कर रहे हो ना तो टैक्सेशन में कई सारे कंसेशंस मिल जाते हैं, टैक्स हॉलिडेज का कंसेशन मिल जाता है, ठीक है। मतलब टैक्स भरना नहीं पड़ता कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ दिनों पे। आगे, एक्सपर्ट सर्विसेज। कंपनी कैन हायर लीगल एडवाइजर्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स एंड मैनेजर्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास फंड्स है, ठीक है, तो ऐसे एक्सपर्ट लोगों को हायर करके मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। आगे, परपेचुअल सक्सेशन, ये तो देख लिया। कंपनी कंटिन्यूज डिस्पाइट ऑफ डेथ, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी और इनसेनिटी ऑफ एनी मेंबर। और ये भी एक फीचर है, ये जो मेरिट है दैट इज लाइबिलिटी लिमिटेड होती है मेंबर्स की, ठीक है। सो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी हमेशा सेफ रहती है, वहां तक कोई आ नहीं सकता। तो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड ओनली अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। तो उन्होंने शेयर के फेस वैल्यू पे जितना अमाउंट भरा नहीं है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है। मतलब मान लो मैंने सब्सक्राइब कर रखा है कि मैं 100 शेयर लूंगा, एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। सो 10 रुपए इंटू 100 शेयर्स कितना हुआ? 1000 रुपया। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ये 1000 में से मैंने मान लो 500 रुपए दिए, तो मेरी लाइबिलिटी अब कहां तक लिमिटेड है? 500 तक। मतलब कंपनी मुझसे सिर्फ 500 रुपए ले सकती है, उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकती। इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तक कोई नहीं आ सकता। समझे क्या बेटा? पक्का पक्का। आगे, नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर क्या क्या डीमेरिट्स है? पहला, रिजिड फॉर्मेशन। सर फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और गवर्नमेंट का बहुत इंटरफियरेंस होता है, तो फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, कंपनी लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर द कंपनीज एक्ट, रिक्वायर्स मेनी लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हेवी फीस। सर फीस भी ज्यादा होती है कंपनी को फॉर्म करने के लिए। पब्लिक कंपनी कैन नॉट स्टार्ट विदाउट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, और पब्लिक कंपनीज को तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, तब तक वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। एंड प्रोसेस इज कॉस्टली, कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, और इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा है, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं, ठीक है। इसलिए रिजिड फॉर्मेशन है पहला डीमेरिट। दूसरा है लैक ऑफ सीक्रेसी। सर इतने सारे लोग जुड़े हुए होते हैं और लॉ बोलता है कि बॉस तेरे अकाउंट्स को ऑडिट कर और पब्लिश कर। समझे क्या? तो अकाउंट्स पब्लिश ही करने हैं तो पूरी पब्लिक को पता चलेगा कि मेरे स्ट्रेटेजीज क्या है, तो सीक्रेसी कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है। सो annual accounts and documents must be published and open for inspection. Competitors can misuse this information, hence no secrecy in financial matters. तो फाइनेंशियल मैटर में कोई सीक्रेसी नहीं रहती क्योंकि पूरी दुनिया देख सकती है मेरे अकाउंट्स को। आगे, डिले इन डिसीजन मेकिंग। सर बड़ी सी हायरार्की होती है शेयर होल्डर्स की, जब भी कुछ भी करना है ना कंपनी को तो मीटिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। सो डिसीजन क्विक नहीं हो सकते, डिले ही होगा डिसीजन को। So all major decisions taken in shareholders meetings, formalities like notice, agenda, proxy forms, etc. make the process slow. ये सारा मीटिंग कंडक्ट कराने का प्रोसीजर लॉ ने बोला है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, ठीक है। सो रिजल्ट्स इन डिले इन इम्प्लीमेंटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन क्विकली नहीं हो सकता, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए भी उसको टाइम लगता है, ठीक है। आगे, नेक्स्ट, नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। सर पर्सनल कॉन्टैक्ट कोई नहीं होता क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स है और बहुत सारे एम्प्लॉयज भी है, ठीक है। तो उनका एक दूसरे के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट होने का सवाल ही नहीं आता, ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे हो सकते हैं। तो टू मेनी एम्प्लॉयज, नो पर्सनल एप्रिसिएशन। तो पर्सनल एप्रिसिएशन की बात ही नहीं आती बहुत सारे एम्प्लॉयज होने की वजह से।
डायरेक्टर्स और मैनेजर्स कैन नॉट पर्सनली कनेक्ट विद कस्टमर्स। डायरेक्टर या मैनेजर ये बड़ी लेवल पे काम करते हैं, सीधा सीधा कस्टमर के साथ वो कनेक्ट कभी नहीं करेंगे। तुमने किया है क्या कभी? रिलायंस जियो का सिम तुम्हारे पास है, कभी भी तुम अंबानी साहब से कभी भी कांटेक्ट किया है क्या तुमने एज अ कस्टमर? नहीं सर, कभी नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। आगे, इट लीड्स टू एम्प्लॉय डिमोटिवेशन एंड लेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इससे हो सकता है कि एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे हेवी एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग, एक्सपर्ट सैलरीज एंड ऑपरेशंस। इसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है मैनेजमेंट का। ओवरऑल मैनेजमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई कंपेयर टू अदर फॉर्म्स। तो मैनेजमेंट का कॉस्ट ओवरऑल बहुत ज्यादा खर्चा होता है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिमेरिट, दैट इज reckless speculation. Some directors misuse insider information for personal gains, leads to share price fluctuations and loss of public confidence. तो कभी भी ऐसे हो सकता है, डायरेक्टर्स को भाई इंटरनल इंफॉर्मेशन सारी पता है, तो उन्हें पता है कि शेयर की प्राइस किस तरह से अपन मैनिपुलेट या फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे वो शेयर्स में पर्सनल गेन करा सकते हैं अपना। ठीक है, जो कि गलत बात, इसलिए डीमेरिट है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है तुम्हारा टाइप्स ऑफ कंपनीज। सर कंपनी के टाइप्स क्या क्या है? एक है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी मतलब क्या? जो स्पेशल चार्टर के अंडर बनती थी, किंग या क्वीन की तरह, सॉरी किंग या क्वीन के द्वारा, रेयर इन इंडिया। अब ये भारत में नहीं है, ये इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, वहां पे क्वीन होते हैं, किंग होते हैं, उनको जो राइट देते हैं, वो जो राइट देते हैं कंपनी बनाने का, वो राइट के अंडर बनी हुई कंपनी मतलब चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, आगे दूसरी है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब क्या? एस्टेब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जांपल रिजर्व बैंक, एलआईसी एक्सेट्रा। ठीक है, सर कंपनी लॉ तो इसको गवर्न करता ही है, लेकिन इसका एक स्पेशल एक्ट होता है, जैसे आरबीआई का है आरबीआई 1934। ठीक है, एलआईसी का है एलआईसी एक्ट 1956। इस तरीके से समझ में आया क्या बेटा? पक्का पक्का। तो ये अलग स्पेशल लॉ के अंडर बनी हुई कंपनी, दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी, सर हर एक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी ही है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट के अंडर जो इनकॉर्पोरेट हुई है, और हर एक कंपनी को कंपनी बनने के लिए कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होना जरूरी है। सो इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। इट कैन बी अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। सर कंपनी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। सो लिमिटेड कंपनी के टाइप्स क्या क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स। ध्यान दो, ये तीन टाइप से बस लिमिटेड कंपनी है। अब लिमिटेड में इंपॉर्टेंट क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। यहाँ पे शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और लाइब्रेरी लिमिटेड होती है। आगे देयर आर टू सब टाइप्स। पहली है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब क्या? सर जहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स मैक्सिमम 200 मेंबर्स रहेंगे, इनके शेयर्स ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, मतलब किसी को भी आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर विदाउट अप्रूवल। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स और डिवेंचर्स, और किसी भी पब्लिक में से किसी को भी आप इनवाइट नहीं कर सकते, तो मतलब पब्लिकली इसके सिक्योरिटीज आप इशू नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? और मस्ट यूज द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स नेम, और नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। ये होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल, एंड इट कैन इनवाइट पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स। ये इसके जो भी सिक्योरिटीज है, इन ये सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए आप पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं, पब्लिकली इशू कर सकते हैं सारे सिक्योरिटीज को। ठीक है, इट मस्ट यूज वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। पब्लिक कंपनी को आगे लिमिटेड लिखना पड़ता है अपने नाम के आगे, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड, या पब्लिक लिमिटेड भी नहीं, सिर्फ लिमिटेड। एंड इसके मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। समझ में आएगा बेटा? पक्का। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट, लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे एग्री टू कंट्रीब्यूट इफ द कंपनी वाइंड्स अप। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं होता, गारंटी देते हैं मेंबर्स, लिख के देते हैं कि बॉस कंपनी जब बंद होगी तब में इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो वो लिक्विडेशन के टाइम पे या वाइंडिंग अप के टाइम पे उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और एक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा गारंटी और शेयर कैपिटल सिस्टम दोनों का। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। ये है चैप्टर नंबर 5, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारे ओसीएम के सिलेबस का, सबसे बड़ा चैप्टर, और वो भी हमने लगभग 1.5-2 घंटे में रिवाइज कर लिया है पूरा, वन शॉट रिवीजन हो चुका है चैप्टर नंबर 5 का। तो ये बहुत 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 काम आएगा बेटा, ये वीडियो देखोगे तो चैप्टर नंबर 5 को अलग से बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस अच्छे से वीडियो को देखना।
समझे? और कोई डाउट्स है जो भी है तो कमेंट करते रहो, ठीक है बेटा। यहाँ पे ओसीएम का भी वन शॉट रिवीजन तुम्हारा टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए खत्म हो चुका है, सारे चैप्टर। चैप्टर नंबर 4, सॉरी गलती से 5 बोला मैंने, चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंद, ठीक है, ये सबसे बड़ा चैप्टर, ठीक है मुन्ने। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है। तो अब सब बच्चे पढ़ाई करेंगे। ये यहाँ पे हम साथ में 60 प्लस तो बढ़ चुके हैं, अब इसके आगे तुम कितनी मेहनत करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तुम 70, 75, 80 कहाँ तक पहुंचोगे, ठीक है मुन्ने। ओके, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जब अपन फिर से रिविजन लेक्चर लेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और बहुत जबरदस्त एग्जाम्स देके जबरदस्त स्कोर करना, और 12th की तैयारी शुरू करो, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। हमेशा की तरह शानदार रहो, जबरदस्त रहो, जिंदाबाद, बाय बाय।